नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी सेंटर में। और मेरा नाम है करण। तो प्यारे बच्चों, यदि आपने इस वीडियो पर क्लिक कर दिया है तो बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आज का जो वीडियो है ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। यदि आपको अपने फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम में 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स लेने हैं तो आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, कंप्लीट वॉच करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा, ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, ठीक है। तो समझ गए आप। तो क्लास 12th है, हमारा सब्जेक्ट हमारा फिजिकल एजुकेशन का है। जैसा आपको पता है प्री बोर्ड एग्जाम का जो डेट शीट आपका आ चुका है, ठीक है। तो जो आपका प्री बोर्ड एग्जाम होगा फिजिकल एजुकेशन में, ठीक है, तो देखो बहुत सारे बच्चों ने जो है पूरा चैप्टर पढ़ लिया होगा लेकिन किसी ने नहीं पढ़ा होगा। तो मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आ जाएंगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो आपके एग्जाम में यूं के यूं छप के आएंगे, ठीक है। और जब आप ये क्वेश्चन को देख लोगे ना एक बार, तो आपका बहुत ज्यादा फायदा होगा। आपका 70 आउट ऑफ 70 जो मार्क्स है वो भी आ सकता है, ठीक है, यदि आप मेरे इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेते हो, ठीक है। वीडियो कुछ लंबी हो सकती है, 50 मिनट से ऊपर की हो सकती है, 1 घंटे से ऊपर की हो सकती है, कोई फिक्स नहीं है। लेकिन यदि आपको अच्छे नंबर लाने तो प्लीज़ आप वीडियो बिल्कुल पूरा देखें, स्किप ना करें, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो, एग्जाम देने से पहले इस वीडियो पूरा जरूर देखें, ठीक है, तभी आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। फायदा कैसे होगा आपको मैंने बता दिया। आपके जो मार्क्स है ऑटोमेटिक बढ़ेंगे। यदि आपने अभी तक पढ़ाई भी नहीं किया फिजिकल एजुकेशन में, तो मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ उसका जो आंसर है ना, बिल्कुल ऐसे आपको बताऊंगा कि आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, ठीक है। आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी क्योंकि एक्सप्लेनेशन ज़्यादा है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। बस वीडियो को आप ध्यान से देखते रहें, आधे 1 घंटे की वीडियो होगी। यदि आप पूरा देख लेते हैं तो आपके नंबर बहुत ही बढ़िया आएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहली बात है कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है, पता है क्या। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, पूछते हैं कि सर जो सिलेबस है वो कितना आएगा। तो मैं उनको बता दूं, देखो नाम ही है प्री बोर्ड। प्री बोर्ड मतलब बोर्ड से पहले का जो एक होता है ना, उसको प्री बोर्ड कहते हैं। जैसे मान लो आपको कोई परफॉर्मेंस देना है तो आप एक पहले उसकी तैयारी करते हो, ठीक है। मान लो आपको स्टेज पे जो है कोई डांसिंग प्रोग्राम है या कोई आपको गाना गाना है, तो आप जो है पहले उसका एक रिहर्सल करते हो, उसके जो है उससे पहले आप उसकी तैयारी करते हो, ठीक है। तो क्या है, तो ठीक उसी प्रकार जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा 2024 में, उससे पहले आपका एक प्री बोर्ड एग्जाम होता है, ठीक है। यानी कि इसमें आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस आएगा। जो आपका बोर्ड एग्जाम का सिलेबस है वही सेम टू सेम सिलेबस जो आपका प्री बोर्ड में भी आएगा। तो आप देख सकते हो पूरे 10 चैप्टर यहाँ पे, ठीक है, आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस आने वाला है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो मैं आपको ना चैप्टर ये बताऊंगा। जैसे आपका पहला चैप्टर है, इसमें आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन से बनते हैं, फिर दूसरे में कौन से बनते हैं, फिर तीसरे में कौन से बनते हैं, फिर चौथे में कौन से बनते हैं, मतलब चैप्टर वाइज जो आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बिल्कुल डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। पहले आप वीडियो को ध्यान से देखें फिर लाइक करना, ठीक है। आप देखो आपको पसंद आएगा तभी आप लाइक करना, ठीक है। तो देखो सबसे पहले देखते हैं चैप्टर 1। चैप्टर का नाम क्या है, खेल कार्यक्रमों का प्रबंधन, ठीक है, खेल कार्यक्रमों का प्रबंधन। तो इस चैप्टर से कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो समझते हैं। देखो सबसे पहला प्रश्न आपका बनता है कि देखो पहला प्रश्न आपका बनेगा कि खेल कार्यक्रम प्रबंधन के कार्यों का उल्लेख कीजिए। देखो इस प्रकार से आपका प्रश्न आ सकता है, किसमें, तो 5 नंबर में आ सकता है, ठीक है। और इसी में कुछ छोटे छोटे प्रश्न भी बनते हैं, 2 नंबर के, 3 नंबर के। तो मैं भी आपको वो ही बताऊंगा, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि यदि वीडियो पूरा देख लेते हो तो आपके 2 नंबर के प्रश्न, 3 नंबर के प्रश्न, 5 नंबर के प्रश्न, सारे प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। यदि आपसे प्रश्न ऐसा आता है कि खेल कार्यक्रम प्रबंधन के कार्यों का उल्लेख कीजिए। देखो खेल कार्यक्रम प्रबंधन यानी कोई भी जो कार्यक्रम होता है उसके जो कार्य होते हैं, मान लो कोई प्रतियोगिता आयोजन करवानी है तो उसमें कौन कौन से प्रबंधन होते हैं, कैसे कैसे कार्य होता है, किस किस भाग में कार्य बटा होता है, उनके बारे में बताना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको इसका उत्तर बताता हूँ। देखो सबसे पहले हम समझते हैं प्रबंधन का मतलब। देखो प्रबंधन आपसे 2 नंबर में पूछ सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना 2 नंबर 3 नंबर आप किसी में कर सकते हो, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन अगर आपको पूरा लिखना पड़ेगा और यदि छोटे पार्ट्स में जैसे मान लो आगे प्रबंधन किसे कहते हैं तो आप इतना लिख देना, ठीक है। खेल कार्य प्रबंधन के कार्य कौन से 5 पूछेगा तो आप ये बता देना, मतलब ऐसे मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले समझते हैं प्रबंधन क्या है। देखो प्रबंधन का मतलब होता है एक कहने की तैयारी करवाना। जैसे मान लो आपके घर में किसी का बर्थडे पार्टी है तो आपने प्रबंध किया, मतलब एक अच्छे से रूल से एक योजना बनाया कि कैसे कहाँ बुलाना है, क्या लाना है, कब लाना है, क्या टाइम है, आपने सब शेड्यूल जो है वो सेट करा। तो ये क्या है, प्रबंधन किया आपने, प्रबंधन करा। तो ठीक उसी प्रकार जो खेल होता है हमारा, जो विभिन्न देश खेलता है, आपको पता है क्रिकेट होता है, कोई भी खेल होता है, तो उसमें एक प्रबंधन होता है, ठीक है। तो प्रबंधन क्या समझो आप, विभिन्न समूहों तथा व्यक्तियों के साथ मिलकर किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक करवाने की जो कला है उसको प्रबंधन कहते हैं। मान लो कोई व्यक्ति है, चाहे वो अकेला या किसी व्यक्ति के साथ मिलकर जो है किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक करा लेता है, उसको हम प्रबंधन कहते हैं। जैसे आप नहीं कहते कि इनका प्रबंधन अच्छा था, ठीक है, इन्होंने अच्छा प्रबंध कर रखा था। जैसे आप मान लो कहीं पार्टी में जाते हो तो आपको अच्छा खाना मिलता है, अच्छा सब चीज रहता है, आप सोचते नहीं हो कि हाँ यहाँ का प्रबंधन बढ़िया है। यानी कि
वो जो प्रबंधन है ना उसी को प्रबंधन कहते हैं। समझ गए आप? मतलब किसी भी कार्य को जो है सफलतापूर्वक करवाना उसको प्रबंधन कहते हैं। समझ गए आप? ठीक है। अब ये जो खेल कार्यक्रम प्रबंधन है, यानी जो खेल में देखो प्रबंधन तो बहुत प्रकार के होते हैं। आपका योगा में प्रबंधन हो गया, बर्थडे पार्टी में हो गया, किसी की शादी उसमें हो गया, मतलब प्रबंधन हर एक प्रकार के होते हैं। लेकिन जो खेल है हमारा, क्योंकि पूरा चैप्टर ही जो हमारा पूरा बुक जो है ना ये स्पोर्ट्स के ऊपर है, खेल के ऊपर ही आधारित है। तो खेल कार्यक्रम प्रबंधन के कार्य, यानी जो खेल में जो प्रबंधन होता है ना उनके कार्य क्या होते हैं, कितने पार्ट में जो बटा होता है। जैसे मान लो किसी का बर्थडे पार्टी है तो उसमें क्या है कि जो मान लो कि एक कोई बर्थडे पार्टी है, ठीक है, तो उसमें जो है एक आदमी का काम रहेगा ये डीजे लाने का, एक काम रहेगा जो है बर्थडे पार्टी का सामान लाने का, मतलब अलग अलग काम डिवाइड रहता है ना। तो ठीक उसी प्रकार जो है जो खेल है उसके अंदर जो प्रबंधन होता है उसमें किस किस प्रकार से काम को डिवाइड करता है वो बताया गया। देखो इसमें 5 कार्य होते हैं। पहला हम योजना बनाएंगे, पहला योजना, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। ठीक है, ये हो गया। अब आपसे एग्जाम में जो एग्जामिनियर है जो पेपर बनाता है वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि योजना किसे कहते हैं, संगठन किसे कहते हैं, नियुक्तिकरण किसे कहते हैं, निर्देशन किसे कहते हैं और नियंत्रण किसे कहते हैं। तो मैं आपको पूरा विस्तार से बता रहा हूं। आपसे योजना पूछेगा तो आप योजना बता देना, संगठन पूछेगा संगठन बता देना। ठीक है, तो चलिए आगे समझते हैं एक एक चीज को बारीकी से। अभी जो मैंने आपको पांचों बताया इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो योजना क्या है, तो योजना मतलब प्लानिंग। किसी भी चीज को अगर हमें अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं बोर्ड एग्जाम में तो हम एक प्लानिंग बनाते हैं, हमें ऐसे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कोई आपको पार्टी वगैरह ऑर्गेनाइज करवाना है तो उसमें आपको एक प्लानिंग बनाना पड़ता है कि हाँ इतने लोग आएंगे तो उनकी खाने की व्यवस्था क्या होगी, रहने की व्यवस्था क्या होगी, एक प्लानिंग होता है ना, उसको योजना कहते हैं। देखो योजना एक पूर्व निर्धारित प्रक्रिया है जो किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बनाई जाती है। योजना जो है एक पूर्व निर्धारित प्रक्रिया जो किसी भी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बनाई जाती है। अब योजना के उद्देश्य क्या है? अब योजना बनाने से हमें क्या फायदा? उद्देश्य मतलब फायदा। योजना से हमें क्या फायदा होगा? देखो योजना बनाने से खेल कार्यक्रम के उद्देश्य और लक्ष्य स्पष्ट होते हैं। यदि हम योजना बनाएंगे तो हमें पता रहेगा कि हमें कैसे खेलना है, क्या हमारा लक्ष्य वो स्पष्ट रहेगा। योजना बनाने से कार्यक्रम क्रियान्वयन के दौरान कार्यक्रम संबंधित गतिविधियों पर पूरी तरह नियंत्रण रहता है, मतलब जो भी गतिविधि हो रही है उस पर नियंत्रण रहेगा। खेल प्रदर्शन बेहतर होता है। आप यदि योजना बनाकर खेलोगे तो आप अच्छा खेलोगे, यदि आप बिना योजना खेलोगे तो आप खराब खेलोगे। जैसे मान लो आप बिना किसी योजना के ही कोई बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करवा रहे हो तो क्या वो अच्छा होगा? तो नहीं होगा। कोई इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ नहीं है, तो क्या ये योजना नहीं है। तो योजना जब आप बनाओगे तो हर एक काम बड़ी से होगा। ठीक है, खेल के दौरान गलतियों की संभावना बहुत कम होती है। योजना बना लोगे तो गलतियों की संभावना बहुत कम हो जाएगी। निर्धारित समय पर उद्देश्य की प्राप्ति होती है। आपका जो टाइम फिक्स होगा ना उसी पर आपको उद्देश्य की प्राप्ति हो जाएगी। खेल संबंधी दिशा निर्देश स्पष्ट होते हैं। जो खेल संबंधी जो आपका दिशा निर्देश है वो स्पष्ट होता है। ठीक है, खेल प्रतियोगिता का संचालन सही तरीके से हो पाता है। खेल प्रतियोगिता जो है उसका संचालन जो है वो सही तरीके से हो पाता है यदि आप योजना बनाओगे तो। ठीक है, अब आगे समझते हैं संगठन। ठीक है, योजना तो हमने बना लिया। ठीक है, अब संगठन यानी कि काम को बांटते हैं। ठीक है, देखो संगठन का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा कार्यक्रम संबंधी कार्यों को परिभाषित एवं वर्गीकृत किया जाता है, उन्हें विभिन्न समितियों या व्यक्तियों को सौंपकर उन्हें अधिकारों और दायित्वों का निर्धारण किया जाता है। जैसे पहले तो हमने योजना बना लिया, पहला स्टेप। फिर हम संगठन बनाएंगे कि मतलब हम काम को देखेंगे क्या काम है। जैसे मान लो बर्थडे पार्टी है तो आप देखो केक कौन लाएगा, बर्थडे पार्टी का सामान कौन लाएगा, डीजे कौन लाएगा, फैमिली वाले को कौन बुलाएगा, लोगों की रहने की व्यवस्था कौन करेगा, मतलब आप देखोगे। ठीक है, तो आप एक संगठन बना दोगे कि इस व्यक्ति का काम है केक लाने का, इस व्यक्ति का काम है डीजे लाने का, मतलब आप काम को बांट दोगे। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं संगठन। अब आपने काम को बांट दिया। ठीक है, कि ये काम है, ये सब काम करना है। 8 मान लो आपको 8 काम करवाने हैं कि केक लाना है, सामान लाना है, डीजे लाना है, ये सब काम आपको करवाने हैं। ठीक है, अब आता है नियुक्तिकरण। नियुक्तिकरण का मतलब क्या होता है बच्चों? नियुक्तिकरण का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को किसी कार्य के प्रति रख लेना। जैसे मान लो एक व्यक्ति के पास उद्योग है, उसमें 50 लोगों की आवश्यकता है। ठीक है, मान लो एक खिलौना का बनाने का उद्योग है, उसमें मान लो खिलौना बनता है तो 50 लोगों की आवश्यकता है, तो वो आपको ऑफर देगा कि आप मेरी कंपनी में काम करो। तो क्या है ये नियुक्तिकरण है, यानी कंपनी आपको चुन रहा है। नियुक्त मतलब चुनना। तो देखो आप स्टेप बाय स्टेप समझो। 5 कार्य था, पहला योजना हमने बना लिया, पहला स्टेप। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है? संगठन, यानी हमने काम को बांट लिया। काम कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से काम है? आप तीसरा नियुक्तिकरण, तीसरे में जो है हम लोगों को चुनेंगे काम के लिए। जैसे मान लो बर्थडे की पार्टी का मैंने आपको बताया, मान लो बर्थडे का सामान लाने का काम है वो कौन करेगा, बर्थडे में डीजे कौन लाएगा, मतलब अलग अलग जो काम है उसको हम चुनेंगे। ठीक है, देखो नियुक्तिकरण का तात्पर्य उस प्रक्रिया से जिसके अंतर्गत किसी विशिष्ट पद या कार्य के लिए उपयुक्त व्यक्ति का चयन किया जाता है। ठीक है, तथा प्रशिक्षण किया जाता है, मतलब ट्रेनिंग दी जाती है व्यक्ति को कि आपको जो है ये काम करना है, आपको जो है इस प्रकार से करना है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से करना ताकि कोई गलती ना हो जाए। ठीक है, ये नियुक्तिकरण हो गया हमारा। अब आता है हमारा निर्देशन। नियुक्तिकरण हो गया। देखो आप ऐसे समझो, योजना बना लिया हमने, संगठन यानी काम को हमने देख लिया,
तीसरा हमने व्यक्ति को चुन लिया काम करने के लिए, चौथा है हमारा क्या है, निर्देशन। अब हम व्यक्ति जिनको हमने चुना है ना उनको हम निर्देश देंगे। देखो, मानवीय संसाधन को की उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जरूरी दिशा निर्देश देना, उनका मार्गदर्शन करना, उन्हें निरंतर रूप से प्रेरित करने की प्रक्रिया को निर्देशन कहते हैं। मतलब जो भी हमने व्यक्ति को चुना है, आपका भाई ये काम है, आपका ये काम है, तो उनको निर्देश देंगे कि हाँ आपको ऐसे कार्य करना है ताकि गलती की संभावना कम हो। ठीक है, आपने चुन लिया कि हाँ किसी बच्चे को, किसी को जो है केक लाना है, किसी को जो है डीजे लाना है, तो आप उसको निर्देश दोगे कि हाँ आप यहाँ से केक लाना, आप यहाँ से डीजे लाना, यहाँ पे आपको सस्ता मिलेगा, यहाँ पे आपको ऐसा मिलेगा। मतलब एक बातचीत तो होता है, निर्देश देते हो ना आप, तो उसको निर्देशन कहते हैं। ठीक है, अब आगे हमारा पांचवा है नियंत्रण। अब जब आप ये सारी प्रक्रिया सही से कर लोगे तो ऑटोमेटिक जो है आपका उस कार्यक्रम पे, उस ओकेजन पे, उस अवसर पर जो है आपका कंट्रोल हो जाएगा, नियंत्रण हो जाएगा। ठीक है, नियंत्रण का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा कार्य को पूर्व निर्धारित योजना के अनुरूप किया जाता है। देखो, हमने जो योजना बनाई, हमने संगठन बना लिया, लोगों को बता दिया, नियुक्तिकरण भी कर दिया, लोगों को निर्देश भी दे दिया, अब हमारा उसके ऊपर कंट्रोल हो गया, मतलब वो बर्थडे पार्टी बिल्कुल अच्छे से बन सकता है। ठीक है, तो ये था हमारे खेल कार्यक्रम प्रबंधन के। ठीक है, इसी प्रकार खेल में भी होता है, पहले योजना बनाते हैं, फिर जो है टीम्स को चुनते हैं, ठीक है, संगठन वगैरह बनाते हैं, फिर उनको निर्देश देते हैं, नियुक्तिकरण करते हैं, फिर नियंत्रण ऑटोमेटिक खेल के ऊपर हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा। देखो, वीडियो से लंबा बन रहा होगा, आप सभी सोच रहे होगे, तो देखो आपको मैंने बिल्कुल विस्तार से बताया, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपने अगर चैप्टर नहीं पढ़ा होगा ना तो आपको चैप्टर जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, देखो अगला प्रश्न है हमारा, खेल टूर्नामेंट के आयोजन में सभी समितियों की व्याख्या कीजिए। देखो, मैंने आपके सामने प्रश्न है ना बहुत बड़े लेवल पर लिया है, मतलब ऐसा प्रश्न लिया है ना जिसके अंदर छोटे छोटे 10-12 प्रश्न बन जाते हैं। यदि आप इस बड़े प्रश्न को कवर कर लोगे तो आपके छोटे प्रश्न भी हो जाएंगे, और जब छोटे हो जाएंगे और बड़े दोनों हो जाएंगे तो आपके नंबर बढ़िया आएंगे। ठीक है, तो खेल टूर्नामेंट के आयोजन में सभी समितियों की व्याख्या कीजिए, यानी खेल टूर्नामेंट जो आयोजित हो रहा है इसमें कौन कौन सी समिति जो है उनका मुख्य योगदान है उसको मैं बताना है। ठीक है, तो देखिए समझते हैं। देखो, विभिन्न समितियां व उनकी जिम्मेदारियां। देखो, खेल जो टूर्नामेंट होता है, मान लो कि क्रिकेट खेल है, क्या है हमारे बच्चों, तो क्रिकेट है। तो क्रिकेट क्या है, क्रिकेट एक खेल है, उसका आयोजन करवाना है। तो आयोजन जो विभिन्न समितियों के द्वारा होगा। अब समिति कितने प्रकार की होती है, देखो, टूर्नामेंट से पहले की समितियां होती है, टूर्नामेंट के दौरान की होती है, टूर्नामेंट की बात। देखो, टूर्नामेंट को आप समझते हो खेल प्रतियोगिता। ठीक है, यानी खेल प्रतियोगिता से पहले की एक समिति होती है, खेल प्रतियोगिता के दौरान की समिति होती है, और खेल प्रतियोगिता के बाद की समिति होती है। ठीक है, अब ये तीनों समिति मैंने आपको इसलिए बता, देखो आपसे एग्जाम में कैसे पूछ सकते हैं, या तो एग्जाम से आपसे पूछ लेंगे कि टूर्नामेंट से पहले की समितियां कौन सी आप बताओ, टूर्नामेंट के दौरान की बताओ, टूर्नामेंट की बात की बताओ, या आपसे पूछ लेंगे सभी समितियों के बारे में बताओ। तो आप कितने पर्सन हो गए, 1%, 2%, 3%, और आपके टोटल 4 पर्सन यहाँ पे कवर हो जाते हैं। यानी 4 में से एक तो मान लो आपके एग्जाम में आना ही, छपना ही है आपके पेपर में, आप इतना गारंटी से देख सकते हो। आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, आप देखना जब आपका एग्जाम होगा, आप पेपर दे के आओगे तो आप अपने आप ऑटोमेटिक इस वीडियो के नीचे कमेंट करोगे कि सर आपने हमें ये वीडियो प्रोवाइड कराया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो है आपके बताए अनुसार हमें बहुत सारे पर्सन जो एग्जाम में देखने को मिले और हमारे नंबर अच्छे भी आएंगे। ठीक है, आप ऑटोमेटिक कमेंट करोगे, क्योंकि मैंने जो है ना प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से लिया है। ठीक है, जो प्रश्न पिछले साल आए थे, जो लगातार जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वो प्रश्न मैंने आपके लिए लिया है। ठीक है, समझ गया आप। टूर्नामेंट से पहले की समितियां होती है, दौरान की और बाद की। आप कौन कौन सी इसके अंदर आती है वो समझते हैं एक बार। देखो, टूर्नामेंट से पहले की समिति, यानी जो टूर्नामेंट है, जो खेल प्रतियोगिता है, उससे पहले की जो समिति है उनका क्या मुख्य योगदान है। देखो, पहला हमारी समिति है आयोजन समिति। ठीक है, देखो समिति को आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मान लो 10 लोग का समूह है, उसको जो है एक खेल प्रतियोगिता का आयोजन करवाना है, तो लोग काम नहीं बांट लेते कि आपको जो है पहले आपको दो लोगों को ये काम करना है, 4 लोगों को ये काम करना है, और 4 लोगों को ये काम करना है। मतलब लोग आपस में काम को बांट लेते हैं ना, तो ठीक ही इसी प्रकार जो खेल है उसमें बांटा गया है। टूर्नामेंट से पहले, यानी खेल से पहले क्या समिति है, तो देखो सबसे पहला आयोजन या प्रबंधन समिति। देखो, इस समिति का मुख्य कार्य होता है खेल प्रतियोगिता का आयोजन करना, नाम ही आयोजन समिति, यानी खेल प्रतियोगिता का आयोजन करेगी ये। ठीक है, वित्त समिति, यानी देखो वित्त मतलब पैसे से जुड़ा हुआ। इस समिति का मुख्य कार्य होता है टूर्नामेंट संबंधी वित्तीय प्रबंधन, यानी पैसे का प्रबंधन करना। जैसे मान लो टूर्नामेंट में किसी को खिलाड़ी को खेल उपकरण चाहिए, कुछ भी गैजेट वगैरह चाहिए, तो उसका प्रबंधन करना होता है। इस समिति को सभी प्रकार की वित्तीय प्राप्तियों, व्यय का लेखा जोखा तथा बजट बनाना था। मतलब ये बजट एक तरह से कह सकते हो ये अकाउंटेंट है, यानी कि जो है इसको पूरा लेखा जोखा रखना पड़ता है कि टूर्नामेंट में कितना खर्चा हुआ, कितना कौन कौन किससे लोग आए, उन्होंने कैसा खर्चा किया, मतलब जो भी खर्चा हुआ ना सभी खर्चे का हिसाब ही रखते हैं। ठीक है, अब तीसरा आपको प्रचार समिति। ठीक है, प्रचार प्रसार समिति, नाम ही है प्रचार प्रसार समिति, यानी कि जो टूर्नामेंट हो रहा है ना उसका एडवर्टाइजमेंट करना, उसका प्रचार करना। जैसे मान लो क्रिकेट टूर्नामेंट है तो उसका प्रचार करें कि हाँ क्रिकेट इतनी तारीख को हो रहा है, मतलब जनता में उसका प्रचार करना। ठीक है, अगला मैं तकनीक समिति। ठीक है, देखो इस समिति में तकनीक दक्षता प्राप्त अधिकारी होते हैं। देखो तकनीक यानी जो टेक्नीशियन होते हैं, जैसे टूर्नामेंट में लाइट वगैरह होती है, पूरा फिटिंग वगैरह होता है, मतलब जो इसमें क्या होता है, देखो तकनीक दक्षता प्राप्त अधिकारी होते हैं।
यानी ऐसे अधिकारी होते हैं जिनके अंदर टैलेंट होता है, ठीक है। मान लो इलेक्ट्रीशियन हो गया, कोई अलग टाइप का हो गया, कोई मान लो डेकोरेट करने वाला हो गया, ठीक है। ये समिति सभी प्रकार के खेल उपकरणों की देखरेख, मैदान की देखरेख तथा प्रकाश इत्यादि की व्यवस्थाओं में देखरेख, यानी तकनीक का नाम ही यही है कि सभी प्रकार की जो टेक्निकल जो सुविधा है वो प्राप्त करना। जैसे मान लो आप लाइट देखते हो टूर्नामेंट में, ग्राउंड में कुर्सियां देखते हो, ये सब क्या है, तकनीक समिति का काम है। अगला हमारा क्रय समिति। देखो क्रय मतलब होता है खरीदना, यानी इस समिति का कार्य जो खेल उपकरण है उसको खरीदेगी। जैसे मान लो खिलाड़ी के लिए गेंद, बैट, बॉल, ये सब खरीदेगी। इस समिति का मुख्य कार्य टूर्नामेंट से संबंधित सभी वस्तुओं तथा खेल उपकरणों की खरीद तथा उन्हें उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी इस समिति की होती है। मतलब सभी जो भी वस्तुएं हैं टूर्नामेंट से संबंधित उन सभी को खरीदेंगे और उनको जो है समय पर उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। तो ये हमारे टूर्नामेंट से पहले की समितियां, ठीक है। आप समझते हैं टूर्नामेंट के दौरान की समिति, यानी टूर्नामेंट जो खेल है वो अब शुरू हो चुका है। अब खेल शुरू हो चुका है तो इस समय कौन कौन सी समिति जो है मुख्य भूमिका निभा रही है। पहला हमारा स्वागत समिति। देखो इस समिति का मुख्य कार्य होता है जो टूर्नामेंट में जो भाग लेते हैं ना खिलाड़ी, उनका स्वागत करना होता है, ठीक है। परिवहन समिति। तो देखो इस समिति का मुख्य कार्य होता है जो टूर्नामेंट में खिलाड़ी भाग ले रहे होते हैं उनको जो है उनके घर से लाना और जो खेलने का स्थल है वहां तक लाना। जैसे परिवहन समिति, जैसे मान लो खिलाड़ी है वो खुद तो आएंगे नहीं, उनको एक बस दिया जाता है, उनको एक कार दिया जाता है, मतलब एक प्राइवेट जो गाड़ी होती है जो टूर्नामेंट का जो आयोजन कराते हैं उन्हीं की तरफ से होता है। तो उनको जो है उस गाड़ी में घर से जो खेलने का स्थल है वहां तक लाना और फिर जब खेल खत्म हो जाए तब उनको वापस उनके घर छोड़ देना। तो ये काम किसका, परिवहन समिति। नहीं देखो नाम ही पढ़ लो, ठीक है, परिवहन यानी परिवहन से जुड़ा हुआ काम। भोजन तथा आवास समिति। देखो इस समिति का मुख्य कार्य होता है खिलाड़ियों के लिए भोजन और ठहरने के लिए स्थान का प्रबंध करना। इस समिति का क्या कार्य होता है बच्चों, तो इस समिति का कार्य ये होता है, देखो नाम ये भोजन यानी खिलाड़ियों के लिए भोजन की व्यवस्था और आवास यानी खिलाड़ियों के लिए रहने की व्यवस्था करना। सजावट व समारोह समिति। देखो नाम ही सजावट व समारोह समिति। इस समिति का कार्य क्या होता है कि जो भी टूर्नामेंट आयोजित हो रहा है उसकी सजावट करना, ठीक है। आगे देखते हैं पुरस्कार समिति। देखो इसका नाम ही पुरस्कार समिति। आप नाम समझो, देखो नाम क्या, पुरस्कार समिति। यानी इस समिति का कार्य क्या होता है, जो भी प्रतियोगिता में जो विजय होते हैं उनके लिए जो है पुरस्कार वितरण करना, ठीक है। उद्घोष समिति। उद्घोष मतलब होता है कमेंट्री का। आप देखते हो क्रिकेट में कमेंट्री होती होगी कि देखो जैसे मान लो कोई क्रिकेट चल रहा है उसमें बोलते हैं कि जैसे बोलेंगे कि इन्होंने इतना रन बनाया, इतने विकेट पे, इतना ओवर, ऐसा ऐसा बोलते रहते हैं ना बीच में। तो वही क्या है, कमेंट्री। उद्घोष समिति जनता को बताती रहती है कि क्या चल रहा है, अभी ग्राउंड में क्या चल रहा है, कौन कितना रन बना रहा है, कौन कैसे क्या बना रहा है, वो बताती रहती है, ठीक है। नाम से आप समझ लो। देखो खेल मैदान उपकरण समिति। देखो खेल मैदान उपकरण समिति। देखो इस समिति का मुख्य कार्य जिम्मेदारी, ठीक है, मुख्य जिम्मेदारी होती है खेल मैदानों की मार्किंग या ट्रैक या फील्ड को तैयार करना होता है। देखो इसका क्या नाम है, खेल मैदान उपकरण समिति। यानी जो खेल का जो मैदान है ना उनको तैयार करने की जो जिम्मेदारी वो इस समिति की होती है। अगला हमारा रिफ्रेशमेंट व मनोरंजन समिति। इस समिति क्या है, रिफ्रेशमेंट यानी कि बीच में जो खिलाड़ी के लिए जूस वगैरह लाना, उनको रिफ्रेश करना। मनोरंजन समिति उनका मनोरंजन करना। आगे देखते हैं हमारा एंट्री व कार्यक्रम समिति। देखो इस समिति का मुख्य कार्य होता है, ठीक है, जो प्रतियोगिता में जो एवं जो टीमों को प्रवेश के लिए फॉर्म भेजती है तथा उन्हें समय रहते प्राप्त करने का कार्यभार संभालती है। देखो इसका काम होता है जो भी प्रतियोगिता में भाग ले रहे खिलाड़ी है उनको जो है एक फॉर्म भेजती है, प्रवेश का फॉर्म भेजती है तथा उन्हें समय रहते प्राप्त करने का कार्यभार होता है। प्रतियोगिता में भाग ले रही सभी टीमों के लिए फिक्सर तैयार करना भी इसी समिति की जिम्मेदारी होती है। जो समिति के लिए फिक्सर वगैरह होता है वो भी जो है ये समिति बनाती है, ठीक है। मतलब खेल होता है उसके लिए जो फिक्सर बनाते हैं वो भी ये समिति बनाती है। अगला हमारा है प्राथमिक चिकित्सा समिति, ठीक है। इसमें क्या होता है, मान लो कोई खेल के दौरान किसी खिलाड़ी को चोट लग जाए तो उसका उपचार करना। अगला हमारा क्या है, ऑफिसर्स के लिए समिति। ये समिति खेल प्रतियोगिताओं के लिए विभिन्न ऑफिशियल जैसे कि रेफरी, जज, रिकॉर्ड कीपर, ट्रैक अंपायर, टाइम कीपर इत्यादि का चयन करके नियुक्ति का कार्यभार संभालती है। यानी कि ये एक तरह से जो है रेफरी हो गया, जो जज हो गया, जो रिकॉर्ड कीपर है, जो ट्रैक अंपायर्स वगैरह उनको चुनती है कौन, तो ये ऑफिसर्स के लिए समिति। अब हमने समझ लिया टूर्नामेंट से पहले की समिति, टूर्नामेंट के दौरान की समिति, आप समझते हैं टूर्नामेंट की बाद की समिति, ठीक है। देखो इन समितियों का कार्य होता है टूर्नामेंट के बाद सभी व्यवस्थाओं को सुनियोजित ढंग से समेटना। यानी टूर्नामेंट तो खत्म हो चुका है मान लो, ठीक है, तो जो टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा तो उसका जो भी व्यवस्था थी उसको समेटना, ठीक है। मतलब जो भी सामान था उसको वापस हटाना वहां, ठीक है। उस उदाहरण में इसका माना एक ही आता है, देखो परिवहन समिति। देखो इस समिति का मुख्य कार्य होता है टूर्नामेंट के बाद सभी खिलाड़ियों को उसके आवासीय स्थल तक, मान लो टूर्नामेंट था क्रिकेट का, क्रिकेट मैच कंप्लीट हो गया और जो भी खिलाड़ी वहां पे आए थे खेलने के लिए उनको वापस उनके घर पे पहुंचाना। आगे देखते हैं। तो देखो बच्चों इस प्रकार से मैंने आपको पहले चैप्टर का इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दिया। अब आपका जो दूसरा चैप्टर इसके कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो समझते हैं। देखो खेल कूद में बच्चे और महिलाएं, ठीक है।
जो खेल कूद है हमारा, इसमें बच्चे और महिलाओं की क्या भूमिका है, इस चैप्टर का अर्थ तो यही बनता है। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन है इससे बनता है वो समझते हैं। देखो देखो सबसे पहला प्रश्न आपका बनेगा कि आसन संबंधी विकृतियां क्या है। जो आसन संबंधी जो विकृतियां है ना वो क्या है और कितने प्रकार की होती है। ठीक है, यानी आसन संबंधी विकृतियां हम किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती है, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो आपसे एग्जाम में ऐसे पूछ सकते हैं कि आसन संबंधी विकृति क्या है, तो आपको बताना है। देखो शरीर की बनावट में उत्पन्न ऐसी विकृतियां जो हमारी अनुचित शारीरिक आसनों द्वारा उत्पन्न होती है, आसन संबंधी विकृतियां कहलाती है। देखो नाम ही है आसन संबंधी विकृति, यानी ऐसी विकृति जो हम गलत बैठते हैं, गलत चलते हैं, उसके कारण जो विकृतियां उत्पन्न होती है उनको हम आसन संबंधी विकृति कहते हैं। अब आसन संबंधी विकृतियां कितने प्रकार की होती हैं, तो बच्चों की टोटल 7 प्रकार की होती है। सबसे पहला हमारा है घुटनों का टकराना, चपटे पैर, गोल कंधे, धनुषाकार टांगे, आगे की ओर कुबड़, पीछे की ओर कुबड़ और स्कोलेसिस, इसको हम दाएं या बाएं और कुबड़ भी कह देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान रखें कि आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि आसन संबंधी विकृति क्या, आपको ये बताना है। आसन संबंधी विकृतियां कितने प्रकार की है तो आपको ये बताना है, 7 प्रकार की। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न है घुटनों का टकराना क्या है। आपने इससे पहले पढ़ा घुटनों का टकराना क्या है, आसन संबंधी विकृति। स्पष्ट कीजिए, यानी वो पूरा बताना पड़ेगा ये विकृति है क्या, इसके लक्षण क्या है, इसके कारण क्या है, इसके उपाय क्या है, आपको पूरा बताना पड़ेगा। ठीक है, देखो घुटनों का टकराना, देखो घुटनों का टकराना एक आसन संबंधी विकृति है जिसमें सामान्य रूप से खड़ी अवस्था में व्यक्ति के दोनों घुटने आपस में टकराते हुए प्रतीत होते हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति सामान्य रूप से खड़ा है ना, तो उसके जो दोनों घुटने होते हैं वो आपस में टकराते हुए प्रतीत होते हैं। अभी देखो आप चित्र देख सकते हो कि देखो घुटने जो आपस में टकरा रहे हैं, देख रहे हो व्यक्ति खड़ा है, इसके घुटने जो है आपस में टकरा रहे हैं। अब इसके लक्षण, इसके लक्षण क्या क्या है। मान लो किसी व्यक्ति को विकृति हो जाती है तो इसके लक्षण क्या क्या वो समझते हैं। देखो सबसे पहला लक्षण है खड़े रहने की स्थिति में दोनों घुटने आपस में स्पर्श करते हैं। जब व्यक्ति खड़ा होगा तो उसके जो दोनों घुटने हैं ना वो आपस में सटेंगे। चलते समय घुटने आपस में स्पर्श करते हैं। जब व्यक्ति चलेगा तो उसके घुटने आपस में स्पर्श करेंगे। दौड़ते समय घुटने आपस में स्पर्श करते हैं। जब व्यक्ति दौड़ेगा तो भी उसके घुटने आपस में स्पर्श करेंगे। तो इसके लक्षण थे ये हमारे। अब कारण क्या है, किन कारणों से ये विकृति उत्पन्न होती है मनुष्य के अंदर। पहला कारण हमारा मोटापा, यदि किसी व्यक्ति के अंदर मोटापा है तो उसको ये विकृति हो सकती है। दूसरा हमारा कारण है विटामिन डी की कमी, यदि किसी व्यक्ति के अंदर विटामिन डी की कमी है तो उसको ये बीमारी हो सकती है। रिकेट्स नामक रोग, किसी व्यक्ति को रिकेट्स से तो हो सकता है। समय से पहले बच्चों को चलाना, यदि कोई माता पिता समय से पहले अपने बच्चों को चलाता है तो उसको भी विकृति हो सकती है। कुपोषण, यदि व्यक्ति को खाना अच्छे से ना मिले, पोषण युक्त आहार ना मिले तो भी इसको विकृति हो सकती है। घुटनों के मिडल लिगामेंट का लेटरल लिगामेंट की अपेक्षा ज़्यादा विकसित होना, यदि किसी का जो घुटना है उसका जो लिगामेंट है और जो लेटरल लिगामेंट है उसकी अपेक्षा ज़्यादा विकसित होना। लंबे समय तक भारी बोझा उठाना, यदि व्यक्ति बहुत ज़्यादा लंबे समय तक भारी बोझा उठाता है तो भी ये विकृति उत्पन्न हो सकती है। अब इसके उपाय क्या है, ठीक है, यानी किसी व्यक्ति को मान लो विकृति हो जाती है तो इसकी उपाय क्या है वो समझते हैं। देखो पहला हमारा उपाय है घुड़सवारी करना, यदि व्यक्ति घुड़सवारी करता है तो ये विकृति ठीक हो जाएगी। दूसरा हमारा उपाय है फुटबॉल खेल में साइड किक करना, फुटबॉल जो खेलता है उसमें साइड किक करने से भी ये विकृति सही हो जाएगी। दोनों घुटनों के बीच तकिया लगाकर खड़े रहना, ठीक है, यदि व्यक्ति दोनों घुटनों के बीच तकिया लगाकर खड़े रहता है तो भी विकृति से हो जाएगी। वॉकिंग कैलिपर्स का इस्तेमाल करना, घुटनों के नीचे तौलिया रखकर पैर सीधे रखकर तकिए को घुटनों के नीचे की ओर दबाना, पैर को सीधा रखकर उसे उठाना, इन सभी उपाय के कारण जो है ये विकृति सही हो सकती है। अब हमारा आता है तीसरा प्रश्न, प्रथम रजो दर्शन से आप क्या समझते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न फॉर योर प्री बोर्ड एग्जामिनेशन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप बिल्कुल ध्यान समझना है कि प्रथम रजो दर्शन है उससे आप क्या समझते हैं। देखो प्रथम रजो दर्शन का अर्थ क्या है वो समझते हैं। देखो प्रथम रजो दर्शन का अर्थ लड़कियों का पहली बार, यानी लड़कियों का पहली बार मासिक रक्तस्राव होना, ये प्रथम रजो दर्शन कहलाता है। मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं। देखो जो भी लड़कियां होती है, जो भी महिलाएं होती है, उनकी जो लड़कियां होती है ना उनमें पहली बार जो पीरियड्स आते हैं उनको हम कहते हैं प्रथम रजो दर्शन। देखो प्रथम यानी पहली बार, रजो दर्शन मतलब पीरियड्स, रजो दर्शन को हम इंग्लिश में पीरियड्स कहते हैं। यानी जब महिला के अंदर पहली बार पीरियड्स आते हैं तो उसको हम कहते हैं रजो दर्शन, यानी ठीक है। अब पहली बार जब आएगा उसको हम कहेंगे प्रथम रजो दर्शन, ठीक है। किशोरियों महिलाओं के गर्भारंभ से अनिश्चित अंडाणुओं अतिरिक्त रक्त श्लेष्मा तथा रक्त श्वेत रक्त कणिकाओं का हर 26 से 28 दिन के अंतराल पर स्त्राव मासिक धर्म कहलाता है। देखो मासिक धर्म क्या होता है, हर 26 से 28 दिन में एक पीरियड्स आता है, ठीक है, उसमें जो भी अतिरिक्त जो रक्त होता है ना महिला के अंदर वो बाहर निकलता है, ठीक है।
आमतौर पर किशोरियों में मासिक धर्म की शुरुआत जो है वो लगभग 12 से 14 वर्ष की आयु में हो जाती है। जो पीरियड्स की शुरुआत है वो जो किशोरियाँ होती है, जो लड़कियाँ होती हैं, उनमें 12 से 14 वर्ष के बीच में हो जाती है। ठीक है, तो आप समझ गए प्रथम प्रदर्शन का मतलब, यानी पहली बार किसी लड़की के अंदर पीरियड्स का आना। अब आगे समझते हैं। देखो अगला हमारा प्रश्न है, असामान्य मासिक धर्म से आप क्या समझते हैं। इन देखो असामान्य यानी जो सामान्य ना हो, यानी जो एक निश्चित समय पर ना आए, असामान्य मासिक धर्म से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। अब देखो इसका आंसर क्या बनेगा, असामान्य मासिक धर्म। ठीक है, मासिक धर्म में आपको बताया यानी कि एक मासिक यानी महीना, धर्म यानी जो है वो पीरियड्स। ठीक है, यानी जब महिला का जो हर महीने जो पीरियड्स आते हैं उसको मासिक धर्म कहते हैं। अब असामान्य यानी मासिक धर्म का समय पर ना आना। देखो मासिक धर्म का नियमित अंतराल पर न होकर अनियमित अंतराल पर होना असामान्य मासिक धर्म कहलाता है। मान लो कोई महिला है, उसके अंदर जो मासिक धर्म समय पर नहीं आता, वो अलग समय पर कम पहले आता है या बाद में आता है, उसको हम कहते हैं असामान्य मासिक धर्म। यानी सीधी सी बात यही है कि मासिक धर्म का समय पर न आना असामान्य मासिक धर्म कहलाता है। ठीक है, अब आता है मेरा अगला प्रश्न पांचवा, ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, यानी जो ऑस्टियोपोरोसिस है ये है क्या, स्पष्ट कीजिए। देखो ऑस्टियोपोरोसिस क्या समझते हैं। देखो ऑस्टियोपोरोसिस एक प्रकार का हड्डी संबंधी रोग है। ये आप ध्यान रखना, 1 मार्क्स में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ लेंगे ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, मतलब क्या रोग है ये। तो एक हड्डी संबंधी रोग है जिसमें हड्डियों में देखो जिसमें हड्डियों में अस्थि खनिज का घनत्व कम होने के कारण वह इतनी कमजोर हो जाती है कि हल्का झटका लगने पर भी हड्डी टूटने की संभावना बनी रहती है। देखो ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसा हड्डी का रोग है जिसमें जो मनुष्य है ना, उसकी हड्डियां बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है, और वो इतना ज्यादा कमजोर हो जाती है ना कि वो अगर हल्का से उसको झटका भी लगेगा उसकी हड्डी टूट जाएगी। ठीक है, अब ऑस्टियोपोरोसिस के लक्षण, यानी जिस व्यक्ति को मान लो ऑस्टियोपोरोसिस है तो उसके लक्षण क्या क्या, उस व्यक्ति में हमें क्या क्या परिवर्तन दिखाई देगा। देखो कमजोर अस्थियों के कारण बार बार अस्थियों का चटकना या टूटना। अब उनकी अस्थियां कमजोर है ऑस्टियोपोरोसिस रोग के कारण, तो उनका बार बार अस्थि जो है उसका चटकना या टूटना। हड्डियों तथा जोड़ों में असहनीय दर्द। अब जिनको जो ऑस्टियोपोरोसिस रोग होगा तो उनको जो है हड्डी जो है ना उनकी और उनका जो जोड़ है उनमें जो बहुत ज्यादा दर्द होगा। ठीक है, ये इनके लक्षण है। आगे देखते हैं अब ऑस्टियोपोरोसिस के कारण, यानी जो हमारा हड्डी संबंधी रोग है जिसमें हड्डी कमजोर हो जाती है, अब इसके कारण क्या क्या है। तो आहार में कैल्शियम कमी, यदि व्यक्ति जो है कैल्शियम कमी उसके आहार में होगी तो व्यक्ति को जो है ये ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो सकता है। नशा करना, यदि कोई व्यक्ति नशा करता है तो उसको भी ये रोग हो सकता है। भोजन संबंधी विकार, यदि किसी व्यक्ति को भोजन संबंधी विकार है तो भी ये रोग हो सकता है। अगला हमारा क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस से बचाव के लिए सुझाव। यानी ऑस्टियोपोरोसिस मान लो किसी व्यक्ति को हो गया, अब हो गया जाहिर सी बात है हो गया, अब उससे वो किस प्रकार से बच सकता है, उसके लिए क्या हमारे उपाय हैं वो समझते हैं। पहला हमारा उपाय है कैल्शियम तथा प्रोटीन युक्त आहार का सेवन करना। कैल्शियम और प्रोटीन युक्त आहार का सेवन करना, नियमित रूप से व्यायाम करना, डेली व्यायाम करना, व्यायाम सत्र या प्रतियोगिता के बाद पर्याप्त आराम करना। मतलब आपने व्यायाम कर लिया तो आपको एक जो है आराम की भी आवश्यकता है, आपको रिलैक्स भी होना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो हमारा दूसरा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। अब आता है हमारा तीसरा चैप्टर जिसका नाम है जीवन शैली संबंधी बीमारियों के निवारण हेतु। देखो इस चैप्टर में कुछ नहीं, देखो जीवन शैली यानी जो हमारा लाइफ स्टाइल है उससे हमारे कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती है, और जो योग है उसका उसमें क्या भूमिका वो समझेंगे। ठीक है, जीवन शैली संबंधी बीमारी को निवारण हेतु योग। शुरू करते हैं, इसमें कौन कौन से हमारे प्रश्न इंपोर्टेंट बनते हैं। देखो सबसे पहला प्रश्न बनेगा आपका, योग का अर्थ क्या है स्पष्ट कीजिए। ठीक है, देखो समझते हैं योग का अर्थ क्या है। देखो योग शब्द संस्कृत भाषा के युज धातु से लिया गया है जिसका अर्थ होता है जोड़ना या मिलाना। योग एक संपूर्ण जीवन शैली अथवा साधना है जिससे व्यक्ति को अपने मन, मस्तिष्क तथा स्वयं पर नियंत्रण करने में सहायता हो। देखो योग क्या है ना, योग जो शब्द है ना ये संस्कृत भाषा के युज धातु से लिया गया है जिसका अर्थ होता है जोड़ना या मिलाना। ठीक है, योग करते हैं तो हम जोड़ेंगे या मिलाना। ठीक है, जोड़ा जो है शरीर में करेंगे उसका विकास होगा। ठीक है, और दूसरा अर्थ क्या है कि योग एक संपूर्ण जीवन शैली अथवा साधना है जिससे व्यक्ति को अपने मन, योग व्यक्ति करता है तो उसका जो मन है उस पर कंट्रोल उसको हो जाएगा, उसका मस्तिष्क पे कंट्रोल हो जाएगा, और व्यक्ति का अपने आप पर नियंत्रण हो जाएगा। सेल्फ जो है उसको जो है उसके अपने आप पर नियंत्रण हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो भी उसको जो समस्या होगी समस्या दूर हो जाएगी। ठीक है, योग करने से जो है कई रोग भी दूर होते हैं, व्यक्ति का मन भी शांत रहता है। ठीक है, ये सब जो है योग का जो है योग की विशेषता है। अब अर्थ समझ गया, योग का अर्थ सीधी भाषा, योग जो है संस्कृत भाषा की धातु से लिया गया है जिसका अर्थ होता है जोड़ना या मिलाना। ठीक है, योग जो है जब हम योग करेंगे तो हमारा जो मन है, मस्तिष्क है, और हमारा जो स्वयं है, जो हम स्वयं है अपने आप पर भी है उस पर नियंत्रण कर सकते हैं। अब आता है अगला प्रश्न, योग का महत्व स्पष्ट कीजिए। आपके एग्जाम में हर बार आता है कि योग जो है इसका महत्व क्या है। आप सभी को पता है योग यानी योगा। आप ही सोचो
योग का महत्व क्या है? बहुत ज्यादा महत्व है। योग करने से क्या होगा? बीमारी से दूर होगे, मन सही रहेगा, समाज का विकास होगा, शरीर का विकास होगा, मांसपेशियां बढ़ेगी, बहुत सारे योग के महत्व यानी फायदे। आप समझ गए? महत्व का मतलब ही है फायदा। योग के क्या क्या फायदे हैं समझते हैं। देखो योग का महत्व यानी फायदा क्या है? पहला क्या है? रोगों से बचाव है, उपचार। यदि व्यक्ति योगा करेगा तो उसको रोग नहीं होंगे, बच जाएगा वो रोग से, ठीक है। लचक में वृद्धि, योगा करने से लचक में वृद्धि होती है, मोटापे में कमी आएगी, शारीरिक सौंदर्य में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य में सुधार आएगा योगा करने से, ठीक है। अब देखो मैं अगला प्रश्न आता है, जीवन शैली संबंधी बीमारियों से आपका क्या आशय है और जीवन शैली संबंधी बीमारियां कितने प्रकार की? देखो जीवन शैली संबंधी बीमारियों से क्या आपका आशय क्या है? देखो ऐसी बीमारी जो हमारे गलत जीवन शैली के कारण उत्पन्न होती है, जीवन शैली संबंधी बीमारी कहलाती है। यानी ऐसी बीमारी जो हमारी गलत जीवन शैली के कारण उत्पन्न होती है, यानी गलत लाइफ स्टाइल के कारण, हम गलत खाते हैं, गलत पीते हैं, गलत रहते हैं, गलत लोगों के साथ घूमते हैं, तो जो गलत हमारा लाइफ स्टाइल है ना, उस हमारे गलत लाइफ स्टाइल के कारण जो बीमारी उत्पन्न होती है उसको हम कहते हैं जीवन शैली संबंधी बीमारी। समझ गए आप? ठीक है। अब ये जो जीवन शैली संबंधी बीमारी है कितने प्रकार की होती है? तो ये टोटल 4 प्रकार की होती है। पहला हमारा मोटापा, दूसरा मधुमेह, तीसरा अस्थमा, चौथा उच्च रक्तचाप जिसको हम हाई ब्लड प्रेशर भी कह देते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मोटापा क्या है तथा मोटापा को दूर करने के लिए किन्हीं 2 आसनों का वर्णन कीजिए। अब मोटापा क्या है और मोटापा को हम कैसे दूर कर सकते हैं, हमें कोई 2 आसन बताने हैं। पहले समझते हैं मोटापा है क्या। देखो मोटापा एक जीवन शैली संबंधी बीमारी, आपको पता ही है। शरीर में वसा की मात्रा का अत्यधिक स्तर तक बढ़ जाना मोटापा कहलाता है। मान लो कोई व्यक्ति है, उसके शरीर में जब वसा की मात्रा बढ़ जाएगी ना, तो वो कहलाएगा हमारा क्या? मोटापा कहलाएगा, ठीक है। मान लो एक व्यक्ति है, 2 व्यक्ति को लेता आपको समझ लेता हूँ, ए और बी। ए जो व्यक्ति है उसके अंदर वसा कम है तो वो मोटापा नहीं है, लेकिन जो बी व्यक्ति है मान लो उसके अंदर वसा बहुत ज्यादा है, तो व्यक्ति के अंदर वसा की मात्रा बढ़ेगी तो व्यक्ति कहने की मोटा दिखेगा, मोटा हो जाएगा। यानी सीधी सी भाषा यही है कि व्यक्ति के शरीर में जो है ना वसा की मात्रा का अत्यधिक बढ़ जाना ही मोटापा कहलाता है। अब मोटापा से है, मोटापा को हम कैसे दूर कर सकते हैं, ठीक है। यानी मोटापा को दूर करने के लिए आसन, मोटापा को हम किन किन आसन से दूर कर सकते हैं? वैसे तो बहुत सारे आसन है, लेकिन आपसे प्रश्न में सिर्फ 2 आसन पूछा गया था, 2 ही बताना। आपसे एग्जाम में भी 1 या 2 आसन पूछेंगे, ज्यादा नहीं पूछेंगे, ठीक है, 1 या 2 पूछेंगे। पहला हमारा ताड़ासन, यानी मोटापा को जो है हम ताड़ासन करके दूर कर सकते हैं। आप चित्र में देख सकते हो, ये ताड़ासन कर रही है, ठीक है, जो महिला आपके सामने ताड़ासन कर रही है, ठीक है, आप चित्र देख सकते हो। यह योग आसन करने से हमारा शरीर ताड़ के वृक्ष के समान मजबूत बनता है, इसलिए इस आसन का नाम ताड़ासन रखा गया। अब इस आसन का नाम ताड़ासन क्यों रखा गया है? तो इस आसन का नाम ताड़ासन इसलिए रखा गया है कि जब व्यक्ति ये आसन करता है तो इससे जो है व्यक्ति का शरीर जो है वो ताड़ के वृक्ष के समान मजबूत बनता है, इसलिए इस आसन का नाम रखा गया ताड़ासन, ठीक है। अब देखो विधि क्या है इस आसन की, यानी ये जो महिला आसन कर रही है तो उसकी विधि क्या है, आपको विधि भी बताना। देखो आपको एग्जाम में आपको बताता हूँ, देखो आप पहले देखो पीछे, आपसे एग्जाम में पूछेगा ताड़ासन के बारे में या पूछेगा मोटापा को दूर करने के लिए आसन, तो आप बता सकते हो ताड़ासन, और आपको पहले बताना है ताड़ासन है क्या, ठीक है, ये बता दिया आपने। फिर आपको बताना है विधि, स्टेप, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना वैसे आपको बताना है। अब इसकी विधि क्या है? देखो एक समतल जगह पर अपने दोनों पैरों को आपस में मिलाकर दोनों हथेलियों को बगल में रखकर सीधे खड़े हो जाए, ठीक है। दोनों हाथों को पार्श्व भाग से धीरे धीरे श्वास भरते हुए उठाए, पहले सीधे खड़े हो जाएंगे, फिर हाथ को यहाँ से उठाएंगे धीरे धीरे, हाथ ऊपर को उठाएं और हथेलियों को मिलाकर हथेलियां ऐसा आसमान की तरफ ऊपर की ओर होनी चाहिए, हाथों की उंगलियां आपस में मिली होनी चाहिए। देखो हाथों की उंगलियां जो आपस में मिली हुई है, ठीक है। जैसे जैसे हाथ ऊपर उठे वैसे वैसे पैर की एड़ियां भी ऊपर होनी चाहिए। देखो एड़ियां जो है ना ये भी ऊपर उठी होनी चाहिए। हाथ ऊपर उठाते समय पेट अंदर लेना चाहिए। जब व्यक्ति हाथ ऊपर उठाएगा तो पेट को अंदर लेना चाहिए। ये इसकी विधि है, आप अपने मन से लिख सकते हो। सीधी सी बात है, देखो पहले व्यक्ति खड़ा होगा, अपने हाथ को ऊपर ले जाएगा, हाथ को दोनों को मिलाएगा और एड़ी से खड़ा हो जाएगा, वो हो गया ताड़ासन, जैसे ही होता है, ठीक। देखो शरीर का भार पंजों पर होना चाहिए। जो शरीर का भार है वो जो पांव है ना इनके पंजों पर, ये पंजे है ना ये, इन पर शरीर का भार होना चाहिए, ठीक है। शरीर ऊपर की ओर तना, पूरी तरह से तना रहना चाहिए। शरीर जो है ऊपर की ओर पूरी तरह तना रहना चाहिए। कमर सीधी, नजर सामने और गर्दन सीधी रहनी चाहिए। ताड़ासन की इस स्थिति में लंबी सांस भरकर 1 से 2 मिनट तक रुकना चाहिए। अब धीरे धीरे सांस छोड़कर नीचे पूर्व स्थिति में आना चाहिए। ये हमारी विधि थी। अब लाभ क्या क्या है इस आसन के, हमारे क्या क्या लाभ है? देखो हाथ पैर के स्नायु मजबूत होते हैं, ये आसन करेंगे तो हमको हमारे जो है हाथ पैर के स्नायु मजबूत होंगे। कद की वृद्धि होती है, यदि किसी व्यक्ति का हाइट कम है वो ये आसन करता है उसकी जो हाइट बढ़ जाएगी। पाचन तंत्र मजबूत होता है, पाचन तंत्र जो है वो मजबूत होगा। आलस दूर होता है व्यक्ति का, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, ठीक है। सावधानी क्या क्या है आसन करने से पहले, ठीक है। पैर संबंधी किसी भी समस्या, यानी सावधानी मतलब ये है
कि यह आसन जो है किसको नहीं करनी चाहिए। पैर संबंधी किसी भी प्रकार की जो समस्या होती है उसमें ना करें, गर्भावस्था की स्थिति में ना करें, बीमारी या ऑपरेशन के तुरंत बाद यह आसन ना करें, सिर दर्द या निम्न रक्तचाप की स्थिति में यह आसन ना। पहला आसन हमारा हो गया। प्रश्न में हमको दो आसन पूछा था। पहला हमारा क्या था? ताड़ासन। अब दूसरा हमारा आसन कौन सा है? तो दूसरा आसन है कटी चक्रासन। ठीक है, देखो कटी चक्रासन दो शब्दों से मिलकर बना है। कटी जिसका अर्थ होता है कमर और चक्र जिसका अर्थ होता है पहिया। इस आसन में कमर को दाईं तथा बाईं ओर घुमाना होता है। ऐसा करते समय कमर पहिए की तरह घूमती है, इसलिए इस आसन का नाम कटी चक्रासन रखा। मतलब देखो इसमें जो कमर जो है ना दाएं से बाईं ओर घूमती है, इसका नाम रखा गया कटी चक्रासन। ठीक है, कटी मतलब कमर, चक्र मतलब पहिया, यानी जब जैसे पहिया घूमता है उसी प्रकार यहाँ पे कमर भी घूमती है। ठीक है, इसलिए इसको हम कटी चक्रासन कहते हैं। अब इसकी विधि क्या क्या है देखो। पैरों को जोड़कर सिरे खड़े हो जाए। पहले श्वास अंदर लेते हुए हथेलियां एक दूसरे के सामने रखें। ठीक है, एक दूसरे के सामने रखते हुए हाथों को अपने सामने जमीन पर समांतर रखें। ठीक है, अपने हाथों और कंधों की दूरी समान रखें। श्वास छोड़ते समय कमर दाहिनी ओर घुमाएं और बाएं कंधे से पीछे की ओर देखें और श्वास लेते हुए पुनः सामने की स्थितियों की ओर घूम जाए। श्वास छोड़ते हुए इस आसन को बाईं ओर घूमते हुए दोहराएं। इस आसन को कुछ समय तक के लिए दोनों तरफ करें और फिर श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले जाएं। ठीक है, मतलब ये आसन हम देख सकते हो सिंपल है। पहले व्यक्ति खड़ा होगा, ठीक है, अपने दोनों हाथ को आगे करेगा और कमर को जो है ऐसे घुमाएगा। ठीक है, एक हाथ देखो, एक हाथ यहाँ पे अपने छाती पे रखेगा और एक हाथ ऐसे। ठीक है, ऐसे घूमे, एक बार आगे एक बार पीछे से घूमते। अब इसके लाभ क्या क्या आसन के देखो। कब्ज से राहत, मेरुदंड और कमर के लचीलेपन में वृद्धि होती है इस आसन करने से। हाथ और पैर के जो मांसपेशी वो मजबूत होते हैं। ठीक है, ज्यादा देर बैठकर काम करने वालों के लिए लाभदायक है। जो व्यक्ति ज्यादा देर बैठकर काम करते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक ये आसन होता है। और वो सावधानी क्या क्या नहीं, ये जो आसन है किन किन को नहीं करना चाहिए। कमर या गर्दन में दर्द हो, ठीक है, कमर या गर्दन में ज्यादा दर्द की स्थिति में ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, रीढ़ की हड्डी की समस्या हो तो ये आसन नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये हमारी सावधानियां हो गई। अब आता है हमारा चौथा चैप्टर, इसका नाम है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सहायक शिक्षा एवं खेल। ठीक है, देखो पहला प्रश्न आपका बनेगा इस चैप्टर से, दिव्यांग बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधियों का निर्धारण करने के लिए रणनीतियों का वर्णन कीजिए। यानी जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए जो शारीरिक गतिविधियां है ना, उनके लिए हम किस प्रकार से निर्धारित करते हैं। यानी कि आपको मैं समझाता हूँ, प्रश्न पहले समझो। आप प्रश्न नहीं समझोगे, मेरे को पता है आपको समझा। देखो प्रश्न क्या हमारा, कि दिव्यांग बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधियों का निर्धारण करने के लिए रणनीतियों का वर्णन कीजिए। देखो दिव्यांग बच्चे नहीं, ऐसे बच्चे जो दिव्यांग हो, जिनके हाथ पाँव ना हो, ठीक है, वो दिव्यांग कहलाते हैं। तो उनके लिए जो शारीरिक शिक्षा है ना, जो उनके लिए खेल होता है, वो किस प्रकार से हम आयोजित करेंगे। कुछ ना कुछ उनको छूट होती है। ठीक है, जैसे मान लो जो सामान्य व्यक्ति के लिए जो सुविधा होती है उससे ज्यादा कुछ जो छूट जो है उनको मिलती है दिव्यांग बच्चों को। ठीक है, सामान्य व्यक्ति को तो सामान्य खेलना पड़ेगा, लेकिन जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको छूट मिलती है। तो क्या छूट है, कैसे उनको खिलाते हैं, क्या रणनीति होती है, क्या प्लानिंग होती है, उनको हमें बताना है। ठीक है, समझ गया प्रश्न को। देखो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, देखो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे उनको कहते हैं जो बच्चे मतलब विशेष हो, मतलब कि जो है एक सामान्य ना हो। जैसे सामान्य बच्चा होता है वो बोल सकता है, खा सकता है, पी सकता है, जो है वो चल सकता है, फिर सकता है। ठीक है, उसके हाथ पाँव सब सलामत है। लेकिन जो बच्चे का हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, किसी भी प्रकार से जो दिव्यांग है, तो उनके लिए जो है शारीरिक गतिविधियों का निर्धारण करने के लिए क्या क्या रणनीति यानी क्या क्या प्लानिंग है। ठीक है, यानी देखो जो सामान्य व्यक्ति है उनके लिए तो बिल्कुल नॉर्मल सा रूल है कि आपको ऐसा करना पड़ेगा, लेकिन जो बच्चे दिव्यांग है उनके लिए क्या क्या रूल है वो समझ जाना है। ठीक है, देखो पहला क्या है, खेल नियमों में संशोधन। जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके अनुसार जो हमें खेल नियमों में संशोधन करना चाहिए। खेल उपकरणों में संशोधन, दिशा निर्देश में संशोधन, वातावरण में संशोधन। हमें ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जिससे वो खेलने के लिए प्रेरित हो। मेडिकल स्टाफ की निगरानी, हमें मेडिकल स्टाफ की निगरानी में उनको खिलाना चाहिए। अगर उनको कोई चोट वगैरह लग जाए तो जो है तुरंत उनका उपचार हो सके। रुचि के अनुसार खेल प्रतियोगिता का आयोजन, मान लो कोई दिव्यांग बच्चा है तो उसकी जो रुचि है ना उसके अनुसार उसको खेल प्रतियोगिता का आयोजन करवाना चाहिए। ठीक, खिलाना चाहिए। क्षमता के अनुसार खेल प्रतियोगिता का आयोजन, यानी जो व्यक्ति की क्षमता है उसके अनुसार जो है खेल प्रतियोगिता का आयोजन करना चाहिए। ठीक है, अब देखो आता हमारा 5वां चैप्टर, इसका नाम है खेल और पोषण। ठीक है, देखो इसमें आपको पहला प्रश्न बनेगा इंपॉर्टेंट, संतुलित आहार क्या है, इसका अर्थ स्पष्ट। देखो संतुलित आहार का अर्थ क्या होता है, तो सिंपल सा भाषा है, संतुलित आहार यानी ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व बिल्कुल उचित मात्रा में विद्यमान होते हैं। देखो समझते हैं, ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में व अनुपात में विद्यमान हो। ठीक है, वह शरीर की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करे। देखो संतुलित मतलब एक बैलेंस डाइट होता है, उसमें जो है जो भी आप खाना खाओगे उसमें क्या है कि हर एक जो मात्रा है ना, जैसे कैल्शियम हो गया, विटामिन हो गया,
जो भी प्रोटीन वगैरह जो भी मात्रा है ना, सभी जो पोषक तत्व है वो उचित मात्रा में, नहीं कि ना तो ज़्यादा हो ना ही कम हो, बिल्कुल एक फिक्स मात्रा, एक उचित मात्रा में हो, वह उचित अनुपात में हो, तथा वह शरीर की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करे। जो हमारा दैनिक आवश्यकता में जो हमें ऊर्जा चाहिए होती है उसकी पूर्ति करे, संतुलित आहार कहलाता है। ठीक है, समझ गए आप? यानी ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में विद्यमान हो और जो हमारी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करता हो, उसको हम कहते हैं संतुलित आहार। अब समझते हैं हम कार्बोहाइड्रेट क्या है। वह कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के? देखो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का अर्थ क्या बोल समझो आप। देखो शरीर को विभिन्न कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व है कार्बोहाइड्रेट। जो हमें ऊर्जा मिलती है ना, सबसे ज्यादा ऊर्जा में कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट शरीर को 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। ये 1 मार्क्स में आपसे पूछ सकते हैं कि 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो शरीर को कितना किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करता है, मतलब प्रदान करता है। तो 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है कौन? तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। अब देखते हैं हम कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, यानी कार्बोहाइड्रेट जो होता है कितने प्रकार होता है? 2 प्रकार होता है। मैं होता है पहले साधारण कार्बोहाइड्रेट। तो साधारण कार्बोहाइड्रेट स्वाद में मीठे तथा जल में घुलनशील होते हैं। साधारण कार्बोहाइड्रेट अनाज, रसीले फल, गन्ना, चुकंदर, अनानास तथा गाजर इत्यादि में पाए जाते हैं। ठीक है। जटिल कार्बोहाइड्रेट स्वाद में मीठे तथा जल में घुलनशील नहीं होते। ठीक है, ये स्वाद में मीठे भी नहीं होंगे, जल में घुलनशील भी नहीं होंगे। जटिल कार्बोहाइड्रेट आलू, सलगम, गेहूं तथा चावल इत्यादि में पाए जाते हैं। मतलब देखो जटिल मतलब इसमें जो है आपको ज्यादा ऊर्जा मिलेगी और साधारण में आपको कम ऊर्जा मिलेगी। ठीक है, समझ गए आप? कार्बोहाइड्रेट के 2 प्रकार होते हैं, साधारण और जटिल। अब आता है हमारा छठा चैप्टर। इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन से समझते? देखो छठा चैप्टर का नाम क्या है? खेलों में परीक्षण तथा मापन। तो सबसे पहला प्रश्न आपका बनेगा परीक्षण का अर्थ क्या है। ठीक है, ये जो हमारा परीक्षण है इसका अर्थ क्या होता है पहले ये आपको समझाना। ठीक है, देखो परीक्षण का अर्थ, देखो सिंपल से आपको बताऊं। देखो परीक्षण का अर्थ क्या होता है? देखो परीक्षण का अर्थ होता है टेस्ट। देखो परीक्षण को हम इंग्लिश में कहते हैं टेस्ट। ठीक है, परीक्षण किसी खिलाड़ी से संबंधित सूचना अथवा आंकड़े एकत्रित करने की ऐसी विधि है जिसमें किसी विशिष्ट यंत्र, तकनीक या प्रक्रिया के द्वारा खिलाड़ी की किसी विशेष दक्षता, चयन शक्ति, ज्ञान तथा व्यवहार इत्यादि के बारे में सूचना एकत्रित की जाए। यानी परीक्षण एक टेस्ट होता है। जिस प्रकार मैं आपके सामने एग्जांपल लिया हूं, जिस प्रकार आप जो है स्कूल में टेस्ट देते हो और उससे आपको पता चलता है कि आप कितने पानी में हो, कितना आपको आता है, कितना आपको सीखने की आवश्यकता है। जब आप टेस्ट देते हो तो आपको पता चलता है ना। जैसे मान लो आपने टेस्ट दिया तो जो आपका रिजल्ट आएगा तो आपको पता चलता है कि हाँ आपको ये सब्जेक्ट अच्छा है, आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं, आप इस सब्जेक्ट में वीक हो। कैसे पता चलेगा? जब आप टेस्ट दोगे। तो ठीक उसी प्रकार जो खेल होता है उसमें भी एक टेस्ट होता है। ठीक है, यानी जो टेस्ट जो व्यक्ति पास कर लेता है वो जो है वो खेल के लिए एलिजिबल मान जाता है, वो खेल खेलता है। ठीक है, तो मैं आपको उदाहरण के समझाया। टेस्ट बिल्कुल लीजिए, जिस प्रकार आप एग्जाम में टेस्ट देते हो ठीक उसी प्रकार खेल के अंदर भी टेस्ट होता है। अब आता है हमारा दूसरा। ठीक है, फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट। ये क्या है स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो देखो फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट क्या है समझ, इसको मैं बताऊं। देखो इसके उद्देश्य क्या है पहले। देखो इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य है प्रतिभागी के पैरों की शक्ति तथा उसके स्टैटिक संतुलन का मूल्यांकन करना होता है। ठीक है, यानी कि देखो इस परीक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है, जो इस परीक्षण में जो भाग ले रहा है ना उसके पैरों की शक्ति तथा उसके स्टैटिक संतुलन का मूल्यांकन करना होता है। मान लो आप चित्र देख सकते हो, ये हमारा कौन सा है? फ्लेमिंगो बैलेंस। इसमें क्या होता है? व्यक्ति जो पैरों की शक्ति होती है और जो ये बैलेंस बना रखा है ना बच्चा, कितने देर तक ये बैलेंस बना सकता है इस बिंब के ऊपर, वो बता जाता है। ठीक है, आपको पूरा विस्तार से बताना पड़ेगा एग्जाम में। पहले आप बताओगे इसका उद्देश्य, फिर आप बताओगे आवश्यक सामग्री उपकरण। मतलब इस परीक्षण को करने के लिए, इस टेस्ट को करने के लिए हमें क्या क्या आवश्यकता पड़ती है। जैसे मान लो आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो आपको क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी? पेन, पेंसिल और पैड वगैरह पड़ेगी। ठीक है, आपको पेपर लिखने के लिए आपको आंसर शीट की पड़ेगी। ठीक है, ये सब आपकी आवश्यकता पड़ेगी। तो ठीक उसी प्रकार इस परीक्षण को कराने में क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी वो हमको बताना है। पहला हमारा स्टॉप वॉच, दूसरा हमारा एक बीम की आवश्यकता पड़ेगी जो हमारा 5 सेंटीमीटर ऊंचा हो, 4 सेंटीमीटर चौड़ा हो और 50 सेंटीमीटर लंबा हो। अब इसकी विधि क्या परीक्षण की वो समझते हैं। ठीक है, मतलब किस विधि से हम कर सकते हैं। देखो इस परीक्षण विधि में प्रतिभागी एक साफ समतल जगह पर रखे बिंब पर अपने दोनों पैर जोड़कर बिल्कुल सीधी अवस्था में खड़े हो जाए। फिर प्रतिभागी अपने एक हाथ को आगे की ओर सीधा रखेगा। देखो एक हाथ को आगे की ओर सीधा रखेगा और दूसरे हाथ से अपने पैर के पंजों पर पकड़ेगा। ठीक है, पैर को पंजों को पकड़ेगा। फिर परीक्षक यानी जो टीचर जो ये ट्रेनिंग करा रहा है उनका आदेश मिलते ही प्रतिभागी इसी अवस्था में रहेगा और 60 सेकंड के दौरान
प्रतिभागी का संतुलन जितने बार बिगड़ेगा वह उसका स्कोर कहलाएगा। मतलब 60 सेकंड में यदि प्रतिभागी का स्कोर मान लो एक बार उसका संतुलन बिगड़ जाता है, मतलब नीचे गिर जाता है, फिर 2 बार, फिर 3 बार, मतलब जितने बार उसका संतुलन बिगड़ेगा ना वो उसका स्कोर कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमारा परीक्षण का विधि था। अब आता है हमारा अगला परीक्षण, चेयर स्टैंड परीक्षण क्या है। ठीक है, चेयर स्टैंड परीक्षण क्या है इसको बताना है। देखो चेयर स्टैंड परीक्षण इसका अर्थ क्या, देखो जैसे क्या है, देखो इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है वरिष्ठ नागरिकों के लिए शरीर के निचले भाग की शक्ति अर्थात पैरों की शक्ति को मापना होता है। जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, उनका जो है पाँव की जो शक्ति होती है ना उनको मापना होता है कि उनके पाँव में शक्ति है कि नहीं। ठीक है, आवश्यक सामग्री और उपकरण क्या है, स्टॉप वॉच की आवश्यकता है। ठीक है, बिना हत्थे वाली कुर्सी, जो कुर्सी है बिना हत्थे वाली आवश्यकता पड़ेगी। अब परीक्षण की विधि क्या है, देखो सबसे पहले व्यक्ति को अपने दोनों हाथों को छाती पर मोड़कर कुर्सी पर बैठ जाए। देखो ऐसे छाती ऊपर दोनों हाथों को मोड़कर बैठना है कुर्सी पर। ठीक है, फिर आराम का आदेश मिलते ही व्यक्ति को पूरी तरह सीधा खड़ा होकर फिर से उसी अवस्था में बैठ जाए, फिर 30 सेकंड तक दोहराते हैं। मतलब खड़े होंगे, देखो ऐसे हैं, फिर खड़े होंगे बैठेंगे, खड़े होंगे बैठेंगे, खड़े होंगे बैठेंगे, जितने बार वो खड़े होंगे और जितने बार बैठेंगे वो उसका स्कोर कहलाएगा। 30 सेकंड की अवधि के दौरान पूरे किए गए स्टैंड यानी उठने बैठने की जो कुल संख्या होती है वो उनका स्कोर कहलाएगा। ठीक है, अब आता है हमारा 7वां चैप्टर जिसका नाम है शरीर क्रिया विज्ञान तथा खेल संबंधी चोटें। देखो इसमें आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला है, शरीर क्रिया विज्ञान का अर्थ क्या है। ठीक है, देखो शरीर क्रिया विज्ञान का अर्थ क्या है, देखो वह विज्ञान जिसमें शरीर की समस्त क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है उसको हम शरीर क्रिया विज्ञान कहते हैं। ठीक है, यानी ऐसा विज्ञान जिसमें हम शरीर की समस्त यानी शरीर की सभी क्रियाओं का अध्ययन करते हैं उसको हम शरीर क्रिया विज्ञान कहते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, शारीरिक पुष्टि के घटक कितने प्रकार के होते हैं, यानी जो हमारा शरीर है उसकी हम कैसे पुष्टि कर सकते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ है कि नहीं। पुष्टि मतलब संतुष्टि, जैसे आप किस प्रकार से पुष्टि करते हो कि आप एग्जाम में अच्छे हो कि नहीं, आप टेस्ट देते हो। ठीक है, तो आपको पता चलता है कि हाँ मेरा जो सब्जेक्ट है वो अच्छा है। आपको कैसे पता चला, जब आपने टेस्ट दिया। तो ठीक इसी प्रकार जो शरीर है उसकी पुष्टि हम कैसे कर सकते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ है कि नहीं, यानी शारीरिक पुष्टि के घटक कितने प्रकार के होते हैं वो हमको समझना है। तो देखिए समझते हैं, शारीरिक की जो पुष्टि है उसके हमारे जो घटक है वो टोटल 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, टोटल हमारे 4 प्रकार के होते हैं शारीरिक पुष्टि के घटक। पहला हमारा होता है शक्ति, दूसरा गति, तीसरा सहन क्षमता और चौथा लचक। अगला हमारा प्रश्न है, शक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा शक्ति को प्रभावित करने वाले शरीर क्रियात्मक कारकों का वर्णन कीजिए। अब हमें प्रश्न में कहा गया है कि शक्ति का अर्थ क्या है वो हमें बताना है और शक्ति को प्रभावित करने वाले शरीर क्रियात्मक कारक को भी हमें बताना है। देखो पहले समझते हैं शक्ति का अर्थ क्या होता है। देखो शक्ति यानी किसी प्रतिरोध का सामना करने की मांसपेशियों की योग्यता को शक्ति कहलाता है। यानी मान लो कोई भी प्रतिरोध है, किसी भी प्रतिरोध का सामना करने की मांसपेशियों की जो योग्यता होती है उसको हम शक्ति कहते हैं। मान लो आपके सामने मान लो एक बॉल आई स्पीड में, आपने उस बॉल को कैच कर लिया, तो क्या ये एक शक्ति आपने लगाई, आपके हाथों ने शक्ति लगाई, आपने कैच किया। यानी जो भी प्रतिरोध था, जो बॉल था प्रतिरोध के रूप में आपके पास आ रहा था, आपने उसको कैच कर लिया, तो ये क्या ये आपकी शक्ति है। ये आपके अंदर शक्ति नहीं होगी तो आप कैच कर पाओगे, तब नहीं कर पाओगे। यानी शक्ति का मतलब ये होता है कि जो भी प्रतिरोध आपके सामने आ रहा है उसका यदि आप सामना कर लेते हो तो उसको हम कहते हैं शक्ति। ठीक है, अब शक्ति को निर्धारित करने वाले शरीर क्रियात्मक कारक, यानी ऐसे कौन से कारक है जो शक्ति को निर्धारित करते हैं। यानी कि निर्धारित का मतलब बच्चों यही है कि जो है किस व्यक्ति के अंदर शक्ति ज्यादा होगा और किस व्यक्ति के अंदर शक्ति कम होगा। ऐसे कौन से कारक जिससे हमें पता चलेगा। पहला हमारा शारीरिक भार, यानी जिस व्यक्ति का शरीर का भार अच्छा होगा उसके अंदर शक्ति ज्यादा होगा। मांसपेशियों का आकार, मांसपेशियों की संरचना और गामा की आयु की संख्या। अब हम एक एक करके सबको समझते हैं। वो पहला हमारा शारीरिक भार, देखो जिस व्यक्ति का शारीरिक भार जितना अधिक होगा उसकी शक्ति भी उतनी अधिक होगी। मान लो एक बंद कार है, उसको एक पतला आदमी धक्का मारेगा तो कम धक्का मार पाएगा, लेकिन एक मोटा आदमी धक्का मारेगा तो उसकी जो है शक्ति ज्यादा होगी। ठीक है, यानी जिस व्यक्ति का शरीर का भार अधिक होगा उसके अंदर शक्ति भी ज्यादा होगी। ठीक है, मांसपेशियों का आकार, जिस व्यक्ति का मांसपेशियों का आकार बड़ा होगा उसकी शक्ति भी अधिक होगी। मान लो जिस व्यक्ति का जो मांसपेशी का जो आकार है ना वो बड़ा होगा तो उसकी शक्ति भी अधिक होगी। ठीक है, अगला हमारा मांसपेशियों की संरचना, जिस व्यक्ति की मांसपेशियों की संरचना आकार में बड़ी होती है उस व्यक्ति की शक्ति भी उतनी ही अधिक होती है। मान लो किसी व्यक्ति की जो हाथ पांव बड़े बड़े होते हैं, हाइट बड़ी होती है, शरीर लंबा चौड़ा होता है तो उसके अंदर शक्ति बहुत ज्यादा होती है। आगे हमारा गामा की इकाइयों की संख्या। ठीक है, देखो गामा की इकाइयों की संख्या में ये जो छोटे छोटे उत्तक होते हैं ना उनके बारे में बताया गया। ठीक है, देखो जिस व्यक्ति में गामा की इकाइयों की संख्या जितनी अधिक होगी उसकी शक्ति भी उतनी ही अधिक होगी। मतलब जिस व्यक्ति में छोटे छोटे जो उत्तक होते हैं, जितने ज्यादा उसके अंदर सेल्स होंगे, जितने ज्यादा उनके उत्तक होंगे, उनकी जो शक्ति है वो उतनी ज्यादा अधिक होगी। अगला हमारा प्रश्न है व्यायाम का श्वसन तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो व्यायाम है, यदि हम व्यायाम करेंगे
तो हमारे श्वसन तंत्र है उस पर हमारा क्या प्रभाव पड़ेगा वो हमें बताना है। देखो व्यायाम करने से श्वसन तंत्र पर प्रभाव, यानी कि यदि कोई व्यक्ति व्यायाम करता है तो उसका जो श्वसन तंत्र है, यानी जो श्वसन तंत्र है उसमें क्या क्या प्रभाव पड़ेगा वो हमें बताना है। पहला प्रभाव क्या पड़ेगा, श्वसन क्रिया दर में कमी आएगी, जो हमारा हृदय रेट होता है उसमें कमी आएगी। दूसरा हमारा प्रभाव क्या पड़ेगा, श्वसन तंत्र की मांसपेशियां मजबूत होगी। तीसरा प्रभाव क्या पड़ेगा, श्वसन अंगों के आकार में वृद्धि होगी। चौथा प्रभाव पड़ेगा हमारा श्वसन संबंधी रोगों में कमी आएगी। पांचवा हमारा प्रभाव पड़ेगा वायु की मात्रा में वृद्धि होगी। ठीक है, मतलब श्वसन, यदि हम डेली व्यायाम करेंगे तो हमारा जो श्वसन तंत्र है उस पर हमें ये सारे जो प्रभाव देखने को मिलेंगे हमारे, यानी लाभ है। ठीक है, ये बेनिफिट हमें मिलेंगे। अब आता है हमारा अगला चैप्टर 8वां, ठीक है, जिसका नाम है जीव यांत्रिकी तथा खेलकूद। इसमें आपका पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जीव यांत्रिकी का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ठीक है, देखो जीव यांत्रिकी का अर्थ क्या है। देखो मनुष्य के शरीर का एक मशीन के रूप में अध्ययन करना ही जीव यांत्रिकी कहलाता है। यानी जो मनुष्य का शरीर है ना उसका एक मशीन के रूप में अध्ययन करना ही जीव यांत्रिकी कहलाता है। देखो जीव मतलब मनुष्य, यांत्रिकी मतलब यंत्र, यानी मनुष्य का जब हम एक यंत्र यानी एक मशीन के रूप में अध्ययन करते हैं तो उसी को हम कहते हैं जीव यांत्रिकी। और देखो मेरा अगला प्रश्न है, ये आपकी एग्जाम में बहुत बड़ा आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, न्यूटन के गति के नियम क्या है तथा खेल कूद में इनका क्या प्रयोग है, स्पष्ट कीजिए। देखो न्यूटन के गति के नियम हमको बताने हैं और खेल कूद में इनका क्या प्रयोग है वो हमको बताना है। ठीक है, न्यूटन के गति के नियम तथा खेल कूद में इनका प्रयोग। न्यूटन के गति के नियम आप सबको पता है, आप छोटी क्लास में पढ़ते थे। 3 गति के नियम न्यूटन का, पहला जड़ता का नियम, दूसरा त्वरण का नियम, तीसरा प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, पहला हमारा क्या, जड़त्व का नियम यानी जड़ता का नियम। इसे गति का पहला नियम भी कहा जाता है। इस नियम के अनुसार एक स्थिर वस्तु तब तक एक स्थिर अवस्था में रहेगी, वह गतिशील वस्तु तब तक गतिशील अवस्था में रहेगी। ठीक है, देखो एक जो गतिशील वस्तु है वो उसी गतिशील अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी शक्ति न लगाई जाए। इसमें यही कहा गया है कि जो एक स्थिर वस्तु, जैसे मान लो एक बस खड़ी है, ठीक है, वो जब तक स्थिर रहेगी जब तक उसको कोई चलाए ना, बस ऑटोमेटिक चलेगी नहीं। यानी जब तक कोई मनुष्य जो है ना वो बस को नहीं चलाएगा तो बस नहीं चलेगी। तो यानी जो स्थिर है, जो जैसे मान लो आपके घर में कोई सामान है, मान लो आपके पास एक पेन है, यदि आप पेन को छुओगे नहीं तो पेन हिलेगा नहीं, हिलेगा। तो यार क्या है ये, मतलब जब तक कोई बाहरी शक्ति यानी कोई दूसरा व्यक्ति किसी चीज़ को छूता नहीं है, किसी चीज़ को बदलने की कोशिश नहीं करता, जब तक जो खुद नहीं बदलेगा। ठीक है, जैसे मान लो ये गाड़ी खड़ी है आपके घर के पास तो खड़ी ही रहेगी जब तक आप उसको चलाओगे नहीं। ठीक है, खेलों में इस नियम के अनेक उदाहरण, जैसे बास्केटबॉल, यानी देखो बास्केटबॉल उदाहरण, जैसे मान लो आपके सामने बॉल आ गया बास्केटबॉल में, जब तक आप उस पर किक नहीं मारोगे क्या बॉल अपने आप जाएगी वहां, नहीं जाएगी, आपको किक मारना पड़ेगा। वो एक स्थिर बॉल है आपके सामने खड़ा है, जब आप किक मारोगे तो बॉल आगे भी जाएगी। ठीक है, अगला हमारा त्वरण का नियम। देखो इसे गति का दूसरा नियम भी कहा जाता है। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण उस पर प्रभाव करने वाली शक्ति के समानुपातिक होता है। यदि दो शक्तियां भिन्न भिन्न सन्निधि वाले वस्तुओं पर लगे जाती है तो कम सन्निधि वाली अधिक तीव्र गति से चलेगी। ठीक है, यानी कि इसमें कहा गया है त्वरण का नियम, यानी जैसे मान लो दो वस्तु आपके, मान लो आपके पास जो है दो बॉल है, ए बॉल है और बी बॉल है, यानी मान लो आप दो व्यक्ति आपके पास है, ए व्यक्ति और बी व्यक्ति है। अब ए व्यक्ति ने जो है एक बॉल को धीरे से फेंका और बी व्यक्ति ने एक बॉल को तेज से फेंका, तो कौन सी बॉल दूर तक जाएगी, तेज वाली जाएगी, जाहिर सी बात है। तो इसमें यही कहा गया है कि आप जितना उसमें प्रेशर लगाओगे, जितना जो आप उसमें क्रिया करोगे, जितना आप उसमें प्रेशर लगाओगे उतना आपको ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। जैसे मान लो आप बहुत तेज जो है बाइक का एक्सीलेटर दोगे तो गाड़ी बहुत तेज चलेगी, आप बाइक का एक्सीलेटर धीरे दोगे तो गाड़ी धीरे चलेगी। समझ गया। देखो यह नियम भी विभिन्न खेलों में लागू होता है। ये जो नियम है ये भी बहुत सारे खेलों में लागू होता है, जैसे हैमर थ्रो, ठीक है, जोन थ्रो अधिक शक्तिशाली होता है। ठीक है, वह कम शक्तिशाली थ्रोअर की अपेक्षा अधिक दूरी हैमर थ्रो फेंक सकता है। ठीक है, ये आपका हो गया उदाहरण हमारा। ठीक है, अब आता है हमारा तीसरा नियम, जिसका नाम क्या है बच्चों, तो प्यारा सा नाम है हमारा प्रतिक्रिया का नियम। यानी आप जो भी क्रिया करोगे वो आपको रिजल्ट मिलेगा, जो आपने इनपुट दिया है वो आपको आउटपुट मिलेगा। देखो इसे गति का तीसरा नियम भी कहा जाता है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की हमेशा बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसे मान लीजिए आपके घर के सामने कोई दीवार है, आप उस पर एक बॉल फेंकोगे, क्या फेंकोगे, तो बॉल। अगर मान लो आपने बॉल धीरे से फेंका तो आपके पास उसी धीरे वाली चाल से आपके पास बॉल आएगी। आपके पास बॉल आ रही है ना, यानी आपने क्रिया किया, आपने बॉल को दीवार में फेंका, अब दीवार से वापिस आपके पास बॉल आ गई। यानी क्रिया की हमेशा विपरीत प्रतिक्रिया होती है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, यह नियम भी विभिन्न खेलों में लागू होता है, जैसे तैराकी। जैसे आप स्विमिंग करते हो तो आप तैरोगे, आप जो है आप पानी को पीछे की ओर धकेलते हो और पानी आपको आगे की ओर धकेलता है।
तैराकी में मनुष्य पानी पीछे की ओर धकेलता है, यानी तैराकी में जो मनुष्य है वो पानी को पीछे की ओर धकेलता है। यही क्रिया है, ये क्या आपने क्रिया करा, पानी को आपने पीछे धकेला, आपकी क्रिया थी, और पानी मनुष्य को आगे की ओर धकेलती है, क्या ये प्रतिक्रिया, ठीक है। अब देखो हमारा तीसरा प्रश्न बनता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, खेलों में परिप्रेक्ष्य यानी प्रोजेक्टाइल क्या है, स्पष्ट कीजिए। देखो परिप्रेक्ष्य यानी प्रोजेक्टाइल क्या है, इसको समझते हैं। खेल के अंदर परिप्रेक्ष्य यानी प्रोजेक्टाइल क्या है। देखो जब किसी वस्तु को आकाश की तरफ न्यून कोण पर फेंका जाता है तथा इनर्शिया के कारण वह गतिमान हो जाती है तो उसे परिप्रेक्ष्य यानी प्रोजेक्टाइल कहते हैं। यानी कि आप किसी वस्तु को जो है एक गति से फेंकते हो, एक कोण में फेंकते हो, जैसे मान लो एक कोण है, आप 60 डिग्री कोण में फेंकते हो वस्तु को, मान लो यहाँ से आपने फेंका, आपने 70 डिग्री में फेंका, आपने 90 डिग्री में फेंका, मतलब आपने जिस कोण में फेंका ना उसको कहते हैं प्रोजेक्टर। यानी न्यून कोण यानी सबसे कोण, न्यून कोण यानी 90 डिग्री से कोण कम का, यानी 90 डिग्री से आप कम के जो कोण पे फेंकोगे बॉल को तो हमारा कहेगा प्रोजेक्टाइल के अंदर, ठीक है। न्यून कोण यानी 90 डिग्री से कम का कोण, यानी जैसे मान लो 60 डिग्री में फेंकते हो, 70 में फेंकते हो, 80 फेंकते हो, 55 डिग्री में फेंकते हो, तो क्या ये प्रोजेक्टाइल है, ठीक है। जिसके कारण जो इनर्शिया के कारण जो गतिमान होती है, नहीं जो एक जो आपने कोण पे फेंका ना उस कोण के कारण वो जाएगी तो उसको कहते हैं प्रोजेक्शन यानी प्रोजेक्टाइल। खेल कूद के क्षेत्र में हैमर थ्रो और जेवलिन थ्रो, फुटबॉल को किक मारना इत्यादि में इस प्रोजेक्टाइल का उपयोग होता है। अब आता है हमारा नौवां चैप्टर, इसका नाम है मनोविज्ञान तथा खेलकूद, ठीक है। क्या नाम है बच्चों, तो चैप्टर का नाम है मनोविज्ञान तथा खेलकूद, ठीक है। देखो मैं आपका पहला प्रश्न बनेगा मनोविज्ञान का अर्थ स्पष्ट कीजिए। देखो मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है, मनुष्य के व्यवहारों का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान कहलाता है। यानी जो मनुष्य है ना उसके व्यवहारों का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान कहलाता है। अगला मेरा प्रश्न है व्यक्तित्व के 5 सिद्धांत यानी बिग 5 थ्योरी, पंच कारक मॉडल, यानी व्यक्तित्व के जो 5 सिद्धांत है वो क्या है वो मैं बताना, ठीक है। यानी इसको आप कह सकते हो व्यक्तित्व के 5 सिद्धांत या पंच कारक मॉडल या बिग 5 थ्योरी, क्या है इसको मैं समझाना है, ठीक है। देखो व्यक्तित्व के 5 सिद्धांत पंच कारक मॉडल, ये क्या समझते हैं देखिए, ठीक है, इसको समझते हैं। देखो व्यक्तित्व के 5 सिद्धांत पंच कारक मॉडल की व्याख्या पॉल कास्टा तथा रॉबर्ट मैकरे ने की थी। इनका अध्ययन, ठीक है, आप ये ध्यान रखना जो व्यक्तित्व के जो 5 सिद्धांत है उन्हें किसने की थी, तो ठीक है, यानी पंच कारक मॉडल की जो व्याख्या है वो कास्टा तथा रॉबर्ट मैकरे ने की थी। इनका अध्ययन व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले 5 मुख्य कारकों पर आधारित है। यह पंच कारक मॉडल बाद में बिग 5 थ्योरी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अब 5 सिद्धांत कौन से व्यक्तित्व के, ठीक है। पहला हमारा क्या, अनुभवों के लिए खुलापन, दूसरा अंतर विवेकशीलता, तीसरा बहिर्मुखता, चौथा सहमतिशीलता और पांचवा मनोविकसिता। समझते हैं करके, पहला हमारा अनुभवों के लिए खुलापन, ठीक है। देखो किसी व्यक्ति के, आपको समझाता देखो व्यक्तित्व के सिद्धांत यानी जो पर्सनैलिटी है ना व्यक्ति की वो हमें क्या बताती है, ठीक है। 5 हमें बताया, पहला अनुभवों के लिए खुलापन यानी जो व्यक्ति खुला विचार का होगा वो कैसे दिखेगा वो बताएगा। देखो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में निर्णय लेने के लिए नए विचारों के लिए खुलापन एक महत्वपूर्ण कारक है। ऐसे व्यक्ति कल्पनाशील होते हैं, जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, वे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए उत्सुक होते हैं, ठीक है, और नए विचार स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं, ठीक है। ये मतलब व्यक्ति के आपको प्रकार बता रहा है, मतलब किस किस प्रकार से व्यक्ति जो है समाज में होते हैं, ठीक है। पहला व्यक्ति कौन होता है, जो खुलापन होता है, समाज में घुल मिल के रहता है, पूरा मतलब जिज्ञासु होता है, समाज में हर एक चीज में भाग लेता है, ठीक है। अगला हमारा है अंतः विवेकशीलता। ऐसे व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होता है। देखो अंत मतलब अपने आप ही में सोचते रहते हैं, अपना एक गोल सेट कर लेते हैं और उनके प्राप्त करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयत्न करते रहते हैं, ठीक है। अधिक परिश्रमी होते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती व्यक्ति होते हैं, स्वयं अनुशासित होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब अनुशासन में रहते हैं, जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं, भरोसेमंद होते हैं और ये हमेशा कुछ रचनात्मक करने में व्यस्त रहते हैं, मतलब ये कुछ नया करने में हमेशा व्यस्त रहते हैं। अब तीसरा हमारा बहिर्मुखता। बहिर्मुखी व्यक्ति सामाजिक तथा मुखर होते हैं, इन्हें दिखावा करना बहुत अच्छा लगता है। देखो कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो समाज में दिखावा करते हैं, मतलब उनके पास रहेगा तो 20 रुपये लेकिन वो खाना खाएंगे 100 रुपये का, ठीक है, दिखावा। मतलब कुछ ऐसे व्यक्ति आपके समाज में भी होंगे, आपके आसपास भी होंगे जो दिखावा करते हैं, ठीक है। तथा ये दूसरे लोगों से आसानी से घुल मिल जाते हैं, मतलब ये दूसरे लोगों से घुल मिल जाते हैं, दोस्ती हो जाती है जल्दी, ठीक है, और दिखावा में बहुत ज़्यादा ही आगे रहते हैं। अगला हमारे साथ सहमतिशीलता, नाम ही है सहमतिशीलता, मतलब ऐसे इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो किसी दूसरे की व्यक्ति जो है उनकी बात में तुरंत सहमत हो जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार के जो लोग होते हैं वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, बहुत दयालु टाइप के लोग होते हैं तथा दूसरों के साथ आसानी से सहमत हो जाते हैं। इन्हें दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है तथा ये सबके साथ सहयोग का भाव रखते हैं। इनके आप यहाँ पे समझो, देखो यानी जो सहमतिशीलता है इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति है ना वो बहुत ज़्यादा दयालु टाइप का होता है, मतलब दूसरों से जो है मतलब सहमत रहता है, ठीक है।
दूसरों कोई बात, मान लो कोई बात है, आपको कोई दोस्त ने कहा चल भाई यहाँ चलेगा, तो वो हाँ कह देता है, मतलब कहीं ना कहीं सहमत होता है, ठीक है, मतलब दोस्ती यारी में रहता है, ठीक है, सहमति होते हैं आपस में। अगला हमारा मनोविक्षुदा, ठीक है, ये क्या है देखो। मनोविक्षुदा व्यक्ति भावनात्मक रूप से असंतुलित रहते हैं। यानी जो मनोविक्षुत जो व्यक्ति है वो भावनात्मक रूप से असंतुलित रहते हैं, ठीक है, उनके अंदर मतलब नोटी टाइप जो है व्यक्ति होते हैं, ठीक है। यानी कि जो है शरारती बच्चे होते हैं। ये दूसरों को चिढ़ाते रहते हैं तथा खुद उच्च रक्तचाप से पीड़ित रहते हैं। आप भी देखते हो, अगर आप स्कूल जाते होंगे तो आपकी क्लास में कुछ बच्चे होंगे जो नटखट होंगे, दिन भर जो है शैतानी करते होंगे, कभी इसको चिढ़ा रहे हैं, कभी उसको चिढ़ा रहे हैं, कभी उससे लड़ाई कर रहे हैं, कभी उससे लड़ाई कर रहे हैं, मतलब स्कूल में आप देखते होंगे, ठीक है। उन्हें हमेशा कोई ना कोई चिंता लगी रहती है, मतलब दूसरे को परेशान करते रहते हैं, खुद ना खुद चिंता में रहते हैं कि अब मैं क्या करूं, अब कैसे लोगों को परेशान करूं, मतलब नोटी टाइप के शरारती बच्चे होते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा आखिरी चैप्टर, चैप्टर 10वां, ठीक है, खेलों में प्रशिक्षण, प्रशिक्षण, ठीक है। इसमें आपका पहला प्रश्न बनेगा, प्रशिक्षण का अर्थ क्या है, स्पष्ट कीजिए। देखो, प्रशिक्षण को हम इंग्लिश में ट्रेनिंग कहते हैं। देखो, किसी कार्य या प्रतियोगिता में अच्छे परिणाम प्राप्त करने की वजह से की गई तैयारी को प्रशिक्षण, यानी कोई भी कार्य है आपका, उसमें यदि आपको अच्छे अंक प्राप्त करने हैं, अच्छा रिजल्ट लेना है, अच्छा आपको करना है, तो उसको आपको एक ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मान लो आप क्लास 12 में पढ़ रहे हो, तो आपको जो है पूरे साल टीचर पढ़ाते हैं, ठीक है, स्कूल में टीचर आपको पढ़ा रहे हैं पूरे साल, किसने पढ़ा है कि आप लास्ट में जो बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको। ये क्या है, ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण। आप पूरे साल एक ट्रेनिंग लेते हो पढ़ाई की, 1 साल की, क्लास 12 की ट्रेनिंग लेने के बाद जो है आप एग्जाम देते हो और आप पास हो जाते हो, फर्स्ट आ जाते हो, ठीक है। तो ये क्या है, प्रशिक्षण एंड ट्रेनिंग, ठीक है। इसी प्रकार खेल में होता है, मान लो कोई खेल है उसमें हम ट्रेनिंग लेते हैं, फिर खेल को सीखते हैं, फिर खेल खेलते हैं, ठीक है। अगला हमारा खेल प्रशिक्षण चक्र का अर्थ क्या है, ठीक है, तथा खेल प्रशिक्षण चक्र की अवधियां कौन कौन सी उनको मैं बताना है, ठीक है। देखो, खेल प्रशिक्षण चक्र का अर्थ क्या है, इसको समझते हैं पहले। देखो, खेल प्रशिक्षण चक्र का अर्थ है प्रशिक्षण चक्र की विभिन्न अवधियों अर्थात प्रशिक्षण चक्र का समय। देखो, खेल प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग, खेल का ट्रेनिंग, चक्र यानी एक समय, यानी खेल प्रशिक्षण का जो समय होता है वो कैसे होता है, मतलब जैसे मान लो स्कूल में तो आपका 1 साल का होता है, फिर आप कॉलेज में जाओगे आपका ग्रेजुएशन 3 साल का होगा, बीएड आपका 2 साल का होगा, एमए करते हो आपका वो आपका 2 साल का होगा, मतलब एक टाइम पीरियड होता है ना, मतलब ट्रेनिंग का आपका टाइम पीरियड होता है। तो जो खेल है, जो स्कूल है, जो भी चीज है, उसका एक टाइम पीरियड होता है कि आप इस टाइम में इस चीज को सीख सकते हो। तो ठीक उसी प्रकार जो खेल है उसमें जो प्रशिक्षण चक्र है वो कितने समय का होता है। जैसे आपके स्कूल में 1 साल का होता है, 1 साल आप पढ़ोगे तो आप अगली क्लास में चले जाओगे। तो ठीक उसी प्रकार जो खेल में कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होता है। पहला हमारा कौन सा है, माइक्रो सूक्ष्म माइक्रो साइकिल चक्र, ठीक है, मैसो साइकिल चक्र और मैक्रो साइकिल चक्र, ठीक है। माइक्रो माइक्रो ये छोटे होते हैं, मैसो बीच के होते हैं और मैक्रो बड़े होते हैं। आप ऐसे याद रख सकते हो, देखो माइक्रोफोन आपने सुना होगा, माइक्रोफोन छोटे आते हैं, तो आप ऐसे रख सकते हो कि माइक्रोफोन नहीं छोटे, मैक्रो यानी बड़े और मैसो यानी बीच के। देखो, माइक्रो साइकिल चक्र या इसको हम सूक्ष्म साइकिल चक्र भी कहते हैं, ठीक है। माइक्रो साइकिल चक्र सबसे छोटी अवधि का प्रशिक्षण चक्र होता है जो किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनाया जाता है। मतलब छोटा ट्रेनिंग होता है, इसमें ज्यादा लंबा ट्रेनिंग नहीं चलता, कुछ महीनों कुछ हफ्तों के लिए चलता है। इस प्रकार की प्रशिक्षण की अवधि 1 सप्ताह की होती है। अगला हमारा मैसो, ठीक है, ये बीच का होता है, ना ज्यादा छोटा ना ज्यादा बड़ा। मैसो साइकिल चक्र 3 से 4 माइक्रो साइकिल चक्र से मिलकर बनता है, 3 से 4 हफ्ते का होता है, मान सकते हो 1 महीने का होता है। इस प्रकार के प्रशिक्षण चक्र की अवधि 3 से 4 सप्ताह की होती है। अब आता है हमारा मैक्रो साइकिल चक्र, ठीक है, ये बहुत ज्यादा लंबा होता है। देखो, मैक्रो साइकिल चक्र सबसे लंबी अवधि का प्रशिक्षण चक्र होता है। मैक्रो साइकिल चक्र का मुख्य उद्देश्य खिलाड़ी के अंदर शारीरिक पुष्टि के घटक। अब देखो, मैक्रो साइकिल चक्र जो होता है ना, ये बहुत ज्यादा लंबा होता है। अब इस मैक्रो साइकिल चक्र का जो मेन उद्देश्य क्या होता है कि खिलाड़ी जो शारीरिक पुष्टि होता है, जो खिलाड़ी है उसकी शारीरिक पुष्टि घटक जैसे शक्ति, गति, सहन क्षमता और लचक को विकसित करना होता है। मैक्रो साइकिल चक्र को दीर्घ अवधि लक्ष्य के लिए अपनाया जाता है। जो ये मैक्रो साइकिल चक्र होते हैं इनको दीर्घ अवधि के जो लक्ष्य है उनके लिए इनको अपनाया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि देखो मैंने आपके लिए ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताया है, ठीक है। हर एक चीज़ जो है आपको बिल्कुल बारीकी से बताया है, ठीक है। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ठीक है। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। और कमेंट में वीडियो जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो फिर आप सभी को बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए, आपका एग्जाम बढ़िया जाए, ठीक है। जो मैंने आपको प्रश्न बताया आप एक बार बिल्कुल ध्यान से देख लें, वीडियो को 1 से 2 बार, 2-3 बार देख लें ध्यान से, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है।
तो फिर मिलते हैं अपने अगले किसी और वीडियो में। तब तक के सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।